Hello everyone, welcome back in the another day of Spring Boot series. तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में हम काफी यूजफुल टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। ये फाइल नया फाइल नहीं है। हमने ये फाइल काफी बार अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रखी है, बट हमने कभी भी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं करा है कि फाइल होती क्या है। ऑल्दो हमें ओवर थोड़ा आइडिया है कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, लेकिन बस हमें इतना ही पता है। लेकिन किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कब यूज़ होती है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये काफ़ी यूज़फुल फाइल है। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आज समझते हैं कि ये फाइल क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। उसको समझने के लिए हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे, जो कि हम स्प्रिंग अपना स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके बनाएंगे। हमें पता है कि अगर हमें स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज करते हैं। ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर स्केलेटन बना के देता है, तो हमें खुद से काफी चीजें मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करनी होती। ये बेसिक स्प्रिंग बूट का स्केलेटन बना के हमें देता है। उसके लिए हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आएंगे और ये हमें पता है कि हम क्या करते हैं। लैंग्वेज में हम जावा चूज करेंगे। प्रोजेक्ट टूल किट में हम आगे हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन है। हमारे फाइल का क्या नाम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन डेमो, क्योंकि ये हम आज कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम मैंने कॉन्फ़िगरेशन डेमो रख दिया है। पैकेजिंग टाइप जार है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर ध्यान से देखें तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक प्रॉपर्टीज और एक वाईएमएल। क्योंकि आज का लेक्चर का टॉपिक ही यही है कॉन्फ़िगरेशन, तो समझेंगे कि ये दोनों फाइल क्या चीज है। ऑल्दो दोनों फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज होती है, लेकिन दो ऑप्शन है तो इनका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। जो चीजें होंगी हम लेक्चर में आज के देखेंगे। उसमें हमने जावा का वर्जन चूज कर लिया है, ऑलरेडी दे रखा 21। ठीक है। और डिपेंडेंसी में हम कुछ नहीं ऐड करने वाले। हमें पता है कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर ऑलरेडी एक स्प्रिंग बूट की स्टार्टर डिपेंडेंसी इनबिल्ट डाउनलोड करके देती है हमें इस स्केलेटन में, तो हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और वो स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसी हमें पता है किस लिए यूज होती है, एक आईओसी को अप करने के लिए। वो एक हमें आईओसी प्रोवाइड करेगा, और जो भी बेसिक स्प्रिंग बूट के फीचर रन करने के लिए रिक्वायर होगी, वो सारे उस स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज के अंदर ऑलरेडी एडेड होगी। एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी एक कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज है, उसमें जितनी भी स्प्रिंग बूट से रिलेटेड चीजें हैं उस डिपेंडेंसी में एडेड होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे, जनरेट करेंगे, और जो भी फोल्डर आएगा उसको अनजिप करके अपने इंटेलिजे पे खोलेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, हम अपने इंटेलिजे पे डायरेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपने, ये रहा हमारा सबसे कॉन्फ़िग, ये रहा हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अगर हम अपने सोर्स फाइल के अंदर आए, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर ये फाइल लोकेट रहता है। ठीक है, ये अभी के लिए समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एक जावा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें हम कॉन्फ़िगर की वैल्यू पेयर में करते हैं, कुछ की लिखी रहती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी रहती है। और ठीक है, और ये फाइल जब भी हम अपने स्प्रिंग बोट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ये फाइल अपने आप रीड होती है, हमें कुछ करना नहीं होता है। ये बाय कन्वेंशन स्प्रिंग बोट इस फाइल को रीड करता है। ठीक, तो हाँ, समझ आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें हम कीवर्ड के पेयर में चीजें लिखेंगे और ये खुद ब खुद रीड हो जाती है जब भी हम अपना स्प्रिंग बोट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी देख समझेंगे कि किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प करती है। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने के लिए मैंने एक टीम में अपने पहले मेन मेथड में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, वही स्प्रिंग बोट का एंट्री पॉइंट जैसे दिखता है फ्रंट पेज, जिसमें एक एनोटेशन होती है। इसके उसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एनोटेशन क्या है। अब हमें पता है कि ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है, ये आईओसी को स्टार्ट करता है, आईओसी कंटेनर को स्टार्ट करता है। ठीक, अब चलते हैं अपने इसको अब जो चीज मैं बताने चाह रही हूँ उसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ। उसके लिए एक
क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम पेमेंट रखा है मैंने। उस पेमेंट क्लास के अंदर आएंगे तो हमने क्या चीजें इस पेमेंट क्लास के अंदर दो पैरामीटर लिखा हुआ है। एक इसको भी मैं हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन हो, और उनको भी हटा देते हैं। अभी सिंपल जो हमारा अभी तक के सारे लेक्चर में हम यही करते आ रहे हैं कि एक पेमेंट क्लास बनाते हैं, उसके अंदर एक पे मेथड रखते हैं, और उस पे मेथड के अंदर हम ये प्रिंट करते हैं। ये क्या है? पेमेंट क्लास है। अगर प्रोडक्शन में लिखे तो इसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, जो कि इस मेथड को कॉल करने से कोई भी अमाउंट डालो तो पे हो जाता होगा, कुछ ऐसा होगा जो भी बिजनेस लॉजिक है वो। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए बना रहे थे, इसलिए जस्ट हमने उसका सिमुलेशन के लिए एक बस ये प्रिंट कर दे रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम एक्चुअल एप्लीकेशन की बात करें तो एक एक्चुअल एप्लीकेशन इतना सिंपल तो नहीं रहता है। उसमें काफी चीजें रहती है, काफी पैरामीटर्स रहते होंगे, काफी क्लासेस रहती होगी। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पेमेंट क्लास का अगर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पूरा लॉजिक नहीं लिखने जा रहे, अगर थोड़ा समझे तो पेमेंट क्लास किस टाइप के पैरामीटर्स होते होंगे। समथिंग लाइक दिस कि जो पेमेंट है उसका प्रोवाइड मतलब पेमेंट प्रोवाइडर कौन है, मतलब किसका प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं। हम अपने हम कितना ट्राई देना चाहते हैं कि कितने बार एक यूजर पेमेंट कर सकता है, कितने बार रीट्राई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पेमेंट ट्राई कर रहा है, पेमेंट करना अब बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो होता है कि एक रियल एप्लीकेशन में एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के बाद वो बोल देता है कि नहीं, ब्लॉक कर देता है, चाहे बोलता है कि अब इससे ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, उसका एक सिमुलेशन देखने के लिए हम ये देखते हैं कि किस टाइप के पैरामीटर्स यूज करता होगा। एक तो ऐसा प्राइवेट एक पैरामीटर बना लेते हैं, पैरामीटर बोलो सॉरी फील्ड बना लेते हैं, उसका नाम दे स्ट्रिंग टाइप का। क्या नाम रहेगा इसका? पेमेंट प्रोवाइडर। मतलब हम यहाँ पे पेमेंट एक इस टाइप का पेमेंट प्रोवाइडर। ओके, हम लिख देंगे कि हमारा पेमेंट प्रोवाइडर कौन है। अभी के लिए हम लिख देते हैं रेजर, रेजर पे है, रेजर पे। ठीक है, ये हमारा पेमेंट प्रोवाइडर है। एक की एक फील्ड कुछ इस टाइप की होगी, फील्ड काफी होंगे, लेकिन अभी के लिए देखने के लिए हम समझ लेते हैं कि एक एक्चुअल लॉजिक लिखते टाइम कैसे चीजें इसको इन टाइम देते हैं। हम यूजर को कस्टमर को देना चाहते हैं तो कितने बार रीट्राई कर सकता है, तो रीट्राई का हम यहाँ पे कर देते हैं 3 बार रीट्राई कर सकता है। ठीक, और हो सकता है फिर इसका हम अपने बिजनेस प्रोजेक्ट में यूज करें, ऑफकोर्स करेंगे। और बात ठीक है, तब जाके पेमेंट हमारा पे मेथड बनेगा। अच्छा, समझने वाली बात ये है कि अगर हमने ध्यान दिया हुआ तो हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं। हमने अपने पेमेंट प्रोवाइडर को हार्ड कोड कर दिया कि लेजर पे ही है, हमने रीट्राई को हार्ड कोड कर दिया कि 3 ही बार कर सकते हैं। इमेजिन करो फ्यूचर हमें चीजें चेंज करनी है, हमारा पेमेंट प्रोवाइडर हमें कुछ और करना है, क्लोजर पे से हटा के हम फोन पे या फिर कुछ और करना चाहते हैं, हमें अपनी रीट्राई को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 बार नहीं, हम 5 बार ऑप्शन रीट्राई का ऑप्शन देना चाहते हैं कि यूजर 5 बार कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें? हमें अपने वापस से जो भी हमारी फाइल होगी उसके अंदर आके इन्हें उस क्लास में जाके हमें चीजें रिफैक्टर करनी होगी, एडिट करनी होगी, वापस से रन करना होगा, टेस्ट करना होगा, इनके पैकेज बनाना होगा और वापस से इसे डिप्लॉय करना होगा। कितना लंबा प्रोसेस और कितना अनकन्वीनियंट है। मतलब समझ सकते हो कि एक चीज एडिट करने के लिए हमें क्या पूरा कितने लंबे वे से जाना पड़ रहा है। तो इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि हम चीजें हार्ड कोड कर रहे हैं, और हमें पता है कि जावा में हमें कभी भी कोई चीज हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। लेकिन ये तो पैरामीटर के टाइप है, इनमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं? अभी तक हमने देखा कि क्लासेस को हम इसमें मतलब उसको लूज कपल करने के लिए हम इंटरफेस बना लेते थे और इंटरफेस के थ्रू चीजें प्रोवाइड करते थे, और बाहर मेन या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम वहां पे लूज कपलिंग कर लेते थे। लेकिन ये पैरामीटर्स को कैसे करें? हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी चीजें हार्ड कोड ना करें, और हम ये भी चाहते हैं कि ऑफकोर्स ये वैल्यू हमारे क्लास में यूज भी होनी चाहिए। तो आइडिया ये है कि हम ये वैल्यू हार्ड कोड ना करके कुछ ऐसा करें कि ये चीजें बाहर से प्रोवाइड कर सके, क्लास के अंदर ना करके इसको बाहर से प्रोवाइड करें, यूज अब इन फील्ड्स का यूज हो जाए। तो यहीं पे हमारा यूज आता है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे हम ऐसी पैरामीटर्स चाहे जो भी
चीजें हैं जिसे हम हार्ड कोड नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो चीजें। और अभी मैंने बताया कि जब भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो ये फाइल ऑटोमेटिक रन होती ही है। तो क्या होगा, जब भी स्टार्ट करेंगे ये फाइल रीड होगी, और यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर्स की वैल्यू लिखे रहेंगे, ये हमारे स्प्रिंग बूट रन करके और जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे उसे इंजेक्ट कर देगा। तो ओवरऑल आइडिया ये देखते हैं करेंगे कैसे इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि हमें हार्ड कोड तो नहीं करना है ऑफकोर्स। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक। अब इसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो एक हम जिस क्लास के वेरिएबल्स लिख रहे हैं फिल्ड्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो हम उस क्लास के नेम से स्टार्ट करते हैं। बाय कन्वेंशन कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए भी बेटर है कि हम ये जो वेरिएबल कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये अगर पता करना हो तो हम यहाँ इसके पहले नाम से देख के पता कर सकते हैं। फिर काफी डॉट लगा सकते हैं, मतलब और डिटेल में जाओ एपीआई चाहे फील्ड करके कुछ, लेकिन मैं सिंपल रहना चाहती हूँ। हमने अपने क्लास का नाम लिखा और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, पेमेंट प्रोवाइडर, तो हम ये लिख देंगे पेमेंट प्रोवाइडर। और इसका नाम लिख देंगे, क्या नाम है। अभी के लिए हम इसको रेजर पे ही रखते हैं, रेजर रेजर पे। इसको ऐसे कर देते हैं, चाहे तो सेमीकोलन मतलब ये कॉलन लगा सकते, कॉलन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं अभी के लिए नाम भूल गई। ये रहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और हमारा एक दूसरा फिल का क्या नाम है, इसका नाम है री ट्राई, री ट्राई। और इसको हमने सेट कर दिया 5 टाइम, फिर मैं चाहती हूँ मेरा कस्टमर 5 बार पे कर सके, मतलब ट्राई कर सके। ओके, तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। क्या कॉन्फ़िगर हो गई होगी। मतलब अब यहाँ से डायरेक्ट रीड होके खुद ही ढूंढ के वो वहां पे कर देगा। ऑफ कोर्स ना, कितना भी इजी नहीं है कि बस लिख दिया हो गया। यहाँ पे बस एक चीज करनी होगी, हमें चाहिए अगर चाहते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड में जो वैल्यू रखी है, इस की के लिए जो वैल्यू रखी है, ये यहाँ पे आके कुछ इंजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक एनोटेशन मिली हुई है वैल्यू करके, @वैल्यू। इससे में हमें उस इस की का नेम प्रोवाइड करना होगा, ताकि पता चले ये कॉन्फ़िगर करने के लिए कि ये वाली जो की है, इस की की जो वैल्यू है, ये इस पैरामीटर के फील्ड में इंजेक्ट होना चाहिए। और अगर हम सीधा वैल्यू लिखते चाहे कोई क्लास डिफाइन नहीं करते हैं, तो कैसे पता कि वो वाले की को किसके अंदर प्रोवाइड, मतलब इंजेक्ट करो, उसको किसके अंदर इंजेक्ट करो। ऐसा नहीं है, तुम सोच रहे होगे कि पेमेंट प्रोवाइडर नाम चेंज कर सकते हो, उसका नाम में कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके से पेमेंट प्रोवाइड ना करके टीपी लिख दूँ, है ना। तो तो ये मत सोचो। हाँ, तो क्योंकि हमें चाहिए कि वो जो फील्ड की है उसकी वैल्यू कौन से फील्ड में आके इंजेक्ट होते हैं, यहाँ पे हमें उसका पाथ, मतलब उसके ऊपर ये एनोटेशन लिखते हैं, ऐसे लिखना होता है। यहाँ कहेंगे ये डॉलर का साइन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, और यहाँ पे उस की का नाम लिख देंगे। उस की का नाम क्या है, पेमेंट डॉट, एज इट इज पेमेंट डॉट। मैं यहाँ से देख लेती हूँ, एग्जैक्ट की का नाम होना चाहिए तभी होगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं पेमेंट प्रोवाइडर, और इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। ठीक, तो हो गया ये। सेम अगर हम चाहते हैं इसको भी कॉन्फ़िगर करें, मतलब इसकी भी वैल्यू उसमें इंजेक्ट हो जाए, तो इसके लिए भी सेम वही @वैल्यू करके, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे उसका सेम फील्ड का नाम, की का नाम, डॉलर का पहले साइन लगाना होगा, और यहाँ पे की के नेम में लिखना होगा री ट्राई। ओके, यहाँ पे ब्रेसेस बनने की है, क्या है इशू है। यहाँ पे आकर देखते हैं कि इसका नाम क्या है, रीट्राई, तो पेमेंट और रीट्राई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ऊपर होवर करके देखते हैं, रिमूव एनोटेशन। वाई कह रहे हैं एनोटेशन इज नॉट अलाउ हियर। ऊपर तो अलाउ कर दिया, नीचे से क्या दिक्कत हो रही है।
एक सेकंड जल्दी से चैट जीपीटी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे। हाँ, एट द रेट ग्लव annotation not allowed here. Why? सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये रन के लिए वैल्यू एट द रेट वैल्यू is allowed on field. So if intelligent the annotation is not or something else is wrong from your screenshot, the most likely cause are check which at the rate value you imported. Most common it must be हमारा ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बीन्स की फैक्ट्री मेथड से आना चाहिए। इफ यू एक्सीडेंटली इंपोर्ट समथिंग लाइक दिस, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कौन से एनोटेशन को इंपोर्ट किया है। हाँ सही है, स्प्रिंग फैक्ट्री वाला ही। चेक इफ कंपोनेंट इज मिसिंग। Missing component won't cause annotation not allowed error, but it will prevent Spring from injecting the values. Retry. ओके, यहाँ पे आके देख ही लेते हैं। अच्छा अरे यार कितना सिली मिस्टेक किया हमने। यहाँ पे पूरा नाम लिखना होता है ना, पेमेंट। मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ठीक है, आप समझ आए। मुझे 90 रख दे रहा है, क्यों भाई? पेमेंट की स्पेलिंग लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आके देख लेते हैं क्या नाम है इसका। पेमेंट फॉर रिट्राई। कॉपी पेस्ट ना कर दूं मैं इसको, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी प्रॉब्लम है। कंट्रोल कुछ ठीक है। और मैं एनोटेशन और नॉट अलाउड है, और रिमूव एक्शन क्या होगा? क्यों करता है? ठीक है, अभी के लिए एक करके देखते हैं इसको। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों एरर कर रहा है ये। ऊपर में तो कुछ एरर नहीं कर रहा है। ओके यार, सॉरी सॉरी। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया था, आदत से मजबूर। हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाने की आदत हो गई है। जावा थोड़ा ज्यादा घुस गया दिमाग में। ठीक है, तो बस यही इशू आ रहा था, कुछ नहीं है। तो आइडिया कंफ्यूज मत हो, आइडिया वही है। वहां पे हमने एप्लीकेशन में अपने पैरामीटर्स का नाम लिखा, और उसके आगे की के पेयर में की के इसके सामने एक वैल्यू लिख दी, जो भी हमें वैल्यू चाहिए। और इस चीज को हमें चाहिए कि इस की के मतलब इस की का वैल्यू ये यहाँ पे इंजेक्ट हो जाए। तो बस एक एनोटेशन यूज किया हमने, एट द रेट वैल्यू का। और ये वाला थोड़ा देख लेना, यहाँ पे एग्जैक्ट नाम लिख दोगे तो जो भी इसका की, ये जो की जो भी वैल्यू इस में इंजेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना भूल गई, भूल तो नहीं गई, अभी बता ही रही हूँ। कि देखो यहाँ पे हमने क्या मेथड का नाम क्या लिखा है? रीट्राई। क्या लिखा है? रीट्राई। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? रीट्राई। री टेस्ट ट्राई। इस सिंटेक्स को क्या बोलते हैं? इसको तो पता है, इसको कैमल केस बोलते हैं। जो हम जावा में जो हम सिंटेक्स मतलब वेरिएबल का नाम लिखने के लिए जो यूज करते हैं, वो हम मतलब कौन सा हम केस यूज करते हैं? कैमल केस यूज करते हैं। ये है ना। देखते हैं, हम जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, यहाँ पे हम इसे केबाब केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं स्पेलिंग दे देती हूँ। केबाब है ना, केबाब केस है ये। हम स्प्रिंग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हम केबाब केस फॉलो करते हैं। तो अगर कुछ भी लिखा हो, तो अगर पेमेंट प्रोवाइडर में अगर ऐसे लिखा है, तो हम चाह के ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, पेमेंट प्रोवाइडर की लिखना बोले, वो अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेगा। यहाँ पे अगर हम चलें, इसको हम पेमेंट प्रोवाइडर ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक। तो ये कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर ले रहा है कि हम ये पेमेंट प्रोवाइडर और इसके नाम में दोनों सेम है? क्योंकि मतलब स्प्रिंग ये चीजें का हैंडल कर रहा है। स्प्रिंग को पता है कि हम एप्लीकेशन में ऐसे लिखते हैं, और पेमेंट में मतलब नॉर्मल जावा के कोड में हम
कैमल के यूज करते हैं, तो वो चीजें खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेता है ये। तो हम मतलब नेमिंग बेसिस पे कोई एरर नहीं आता है। हम अपने एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का केस फॉलो कर सकते हैं और अपने जावा में जावा का फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम स्प्रिंग का है, वो कर लेगा। तो ये समझ में आ गया कि ठीक है, हम रन करके देखते हैं कि इंजेक्ट हुई भी है कि नहीं हुई है। इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें गेटर सेटर बनाना होगा, तभी तो हम इसको इनकी वैल्यू को फेच करके देख सकते हैं कि ये इंजेक्ट हुई कि नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जनरेट करेंगे गेटर, तो गेटर करते हैं सेटर का हमें सेट तो करना है, नहीं सेट तो हमने बाहर से कर दिया इसे। और यहाँ पे आते हैं एक सेट गेटर और इसका भी हम वो कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का गेटर बना लिया हम और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम कैसे उसको प्रिंट करके देख सकते हैं? तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें पेमेंट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम पे कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है स्प्रिंग में हम बीन होती है। अगर हम चाहते हैं कि इसका बीन बने तो हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर एट कंपोनेंट लिखना होगा। हम क्या चाहते हैं? स्प्रिंग इसको पढ़े, इसका बीन बनाए। हम स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम मैनुअली जाके पेमेंट इक्वल टू पेमेंट लिखें। कर सकते हैं, ऑफकोर्स करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कौन ऑफकोर्स स्प्रिंग बूट का आइडिया ही क्या है कि हम चीजें ऑटोमेट करो, हम नहीं करना चाहते खुद से। उसके लिए क्या करना? कॉम्पोनेंट लिख देंगे तो इसका बीन बन जाएगा। ये सब हमें हर क्लास में ऑलमोस्ट ये चीजें हमने पढ़ी ही है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें वो बीन चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कंटेनर चाहिए। कंटेनर तो स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि कंटेनर से हम खुद से फेच करते हैं, तो कंटेनर को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी तो हम उसका यूज करके अपना बीन ले सकते हैं। तो ये भी पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर हमें इसका कंटेनर चाहिए होता है तो क्या करना होता है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू ये ले लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग लेते हैं। ओके, सॉरी। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। दो बार हो गया कौन कौन। ठीक है, हो गया। अब इसका हम कॉन्टेक्स्ट आ गया, मतलब आईओसी हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और इस ऑब्जेक्ट आईओसी से हमारे जो आईओसी कंटेनर है, उससे हमें किसका बीन चाहिए? पेमेंट का बीन चाहिए। पेमेंट क्लास का बीन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? पेमेंट पता है हमें करते आ रहे हैं अभी तक। पेमेंट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट से हम गेट बीन कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट बीन करना होगा। वैसे कोई एरर तो नहीं है, लेकिन जावा में ये भी फंक्शनैलिटी है कि अगर हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो उस पे भी वो पॉइंट आउट करने लग जाता है कि नहीं। इससे पहले करेक्ट करो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और हमें किसका बीन चाहिए? पेमेंट का चाहिए। तो पेमेंट का हमें रिफ्लेक्शन पास करना होगा डॉट क्लास से। और हमारा पेमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया और हम इसको पेमेंट डॉट क्या कर सकते हैं? जो भी हमने मेथड लिखा है इसको गेट पेमेंट प्रोवाइडर का नाम, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर रहे, रिटर्न कर रहे थे, हमें यहाँ पे प्रिंट करके देखना होगा, तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं और हमें ऑलमोस्ट सेम इसको हमें किसका नाम चाहिए? रिट्राई गेट पेमेंट डॉट रिट्राई। ठीक है, अब होप सो काम करना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं कि क्या चीजें कॉन्फ़िगर हो गई है। ओके, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रोजर पे और ये कॉन्फ़िगर हो गई है। हम अगर अपने एप्लीकेशन में जाएं और इसका नेम चेंज कर दें, रोजर से मैं हटा के पेमेंट प्रोवाइडर का नाम मैं फोन पे कर दूं, और यहाँ पे मैं रिट्राई में 3 कर दूं, वापस से पूरा स्क्रिप्ट बन जाती है। तो वापस से इसे रन करते हैं।
तो देख सकते हैं कि ओह वाओ! देख सकते हो कि अब हम क्लास हार्डकोड नहीं कर रहे हैं। हमें अगर कुछ भी चेंज करना होगा, तो हमें क्लास के अंदर जाके लॉजिक में यहाँ पे जाके चेंज नहीं करना होगा। हम अपनी इसका यूज करके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का यूज करके हम बाहर से चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब एक चीज मैं और समझाना चाहती हूँ कि ठीक है, अभी तो ठीक है कि हमारे पास दो वेरिएबल थे, दो फील्ड थी, तो हमने इस तरह लिख दिया कि इसके ऊपर ये रहा, इसके ऊपर भी हमने ये लिख दिया। अगर एग्जाम मानो कि बहुत सारे फील्ड्स हैं, एग्जाम्पल के लिए तो पेमेंट प्रोवाइडर और रिट्राई लिखा है, हमें कुछ और भी लिखना, अगर मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है अभी के लिए, हमें कुछ भी मानो नेम हो गया या फिर ब्रांच हो गया, ये सारी चीजें तो इरेलेवेंट है, लेकिन मुझे अभी चलो नेम नेम भी मान लेते हैं। मान लो बहुत सारी फील्ड है, फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री। ऑफकोर्स अगर हम रियल लॉजिक लिखने जाए पेमेंट का, उससे दो फील्ड तो नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे चेक के लिए हम यूज करेंगे, तो ऐसे न्यूमरस फील्ड्स होंगे। क्या हम सबके ऊपर ऐसे ऐसे लिखना, ये भी काफी मैनुअल लग रहा है इतना कि जाओ वहां पे तो लिखे रहे, फिर यहाँ पे आके हेड सबके ऊपर ये पाथ डिफाइन कर गया। क्या क्या होगा अगर हम किसी का पाथ भूल जाए तो लिखना, मान लो कि मैंने एक क्या लिखा, हमने एक और वेरिएबल बना लेते हैं। क्या नाम है इस वेरिएबल का? स्ट्रिंग कह सकते हैं, इसका नाम हम नेम लिख देते हैं, ठीक है, कि हमारे जो इस पेमेंट गेटवे का नाम क्या है, कुछ भी, कि ये यूपीआई कार्ड टाइप समथिंग, कुछ भी लिख रही हूँ मैं अभी के लिए। हमें क्या हो गया भाई, एरर क्यों दे रहे हैं? ओके, स्ट्रिंग ये चाहता है कि एक डबल कोट में बंधो। ओके, मैं नाम याद कर ली, डबल कोट, ठीक। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दिया और अ, मतलब एक्सीडेंटली मैं भूल गई इस पे ये वाला चीजें करना, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो गई, हमारा कोड फट जाएगा। और ठीक है ना, मतलब और नहीं भी भूले तो हमें काफी चीजें मैनुअल करनी पड़ी है, बार बार लिखना काफी अनोइंग लग रहा है। नाम थोड़ा भी डिफरेंट हो जा रहा है, तो अभी लास्ट टाइम देखा ही था कि तो नेम उसमें कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा, तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें एरर प्रोन है ना, कि हम भूल गए लिखना या लिखे भी तो गलत लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए, ये लिखना भूल गए। और काफी अगर बहुत सारे फील्ड है तो ये रिपीटेटिवली ये सेम चीजें लिखना काफी अनोइंग लग रहा है। इसको हैंडल करने के लिए अगर एक दो फील्ड है तो ये बेटर वे है। इस तरह हम अभी ऐसे कराते हैं। एक दो फील्ड, जैसे दो फील्ड है तो मैंने हम इसमें क्या है, दो बार को लिखना है तो हमने लिख दिया। एक अगर सेम ही, अगर एक ही क्लास में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, उसको कैसे मतलब थोड़ा सा ऑटोमेटिक कर सके, मतलब बार बार ये ना लिखना पड़े, तो इसके लिए सिंपल आइडिया ये है कि हम एक एनोटेशन मिलती है, जैसे इस एनोटेशन का नाम है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। इस एनोटेशन में हमें एक प्रीफिक्स प्रोवाइड करना होता है। ये प्रीफिक्स मैं लिख देते पहले, प्रीफिक्स इक्वल टू, हमें प्रीफिक्स का नाम पेमेंट रख दिया है ना, हमारा पेमेंट रख दिया हमने प्रीफिक्स का, मुझे रख सकते हो ना। तो ये बता रहा है कि प्रीफिक्स क्या होता है, पहला वर्ड मतलब स्टार्टिंग का पार्ट है। तो अगर तुम इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे जितने भी फिल्ड्स, जितने भी ये जो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर, जितने भी की पेमेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको तुम रीड करो, मतलब उस सिर्फ उन्हीं को रीड करो। मान लो कि हमने किसी और क्लास का पेमेंट ना होकर ऑर्डर क्लास का कुछ कॉन्फ़िगर किया होता, ऑर्डर डॉट उसका कोई फील्ड होता, मान लो प्रोडक्ट में, है ना, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते तो उस प्रोडक्ट का नाम है सोप लिख देते हैं, क्या ही करेंगे, है ना। ये तो ठीक है यार, मुझे सोप के स्पेलिंग नहीं आ रही है सच में। ये नहीं होता क्या? सो ठीक है, तो मान लो कि ऑर्डर क्लास में हमने कुछ ऑर्डर क्लास का ऐसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और भी क्लासेस अपने फील्ड्स कॉन्फ़िगर करेंगे बेसमेंट में, तो तो मतलब हाँ, उसको डिफाइन करने के लिए कि तुम सिर्फ पेमेंट क्लास के फील्ड को रीड करो, और उनको रीड करके यहाँ पे मतलब प्रीफिक्स में डिफाइन कर दिया कि एप्लीकेशन में जो भी कि पेमेंट से स्टार्ट हो रही है उनको रीड करो और यहाँ पे आके उन्हें कॉन्फ़िगर कर दो, तो हो गया बस।
अब हाँ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पेमेंट हमने प्रीफिक्स तो लिख ही दिया कि पेमेंट से स्टार्ट, और बाकी बाकी कैसे ये कॉन्फ़िगर करेगा, बाकी इसका नाम पढ़ के कि पेमेंट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे आएगा, देखेगा कि पेमेंट प्रोवाइडर नाम का फील्ड कौन सा है। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि उनका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अगेन इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैमल केस में हम उसमें कैमल केस में लिखो और यहाँ पे केबाब केस में वो चीजें स्प्रिंग कर, हाँ, वो कर लेगा, लेकिन स्पेलिंग सिमिलर होनी चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो समझ ले कि किसके बारे में लिखा हुआ है। और हो गया। बस अगर ये हमने क्या किया, बस एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज लिखे और प्रीफिक्स डिफाइन किया और कुछ नहीं किया है। क्या ये काम करेगा? इसको हटा देते हैं, ये सही रह गया था। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, इसको मैं रन करती हूँ। अपडेट योर कॉन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम क्या आ रही है? Found a property payment provider. No setter found for property payment provider. Okay. एक सेकेंड, ये क्या लिखा है? प्रॉपर्टी पेमेंट डॉट पेमेंट प्रोवाइडर वैल्यू फोन पे सेल टू बाइंड प्रॉपर्टीज अंडर पेमेंट डॉट कॉम। रीजन क्या है? अच्छा, आप समझ में आया सेटर का मैटर। हमने यहाँ पे सेटर डिलीट कर दिया था, हमने सेटर जनरेट नहीं किया था। ये इंटरनली कैसे काम कर रहा होगा? हम जब ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती होगी? ये इस क्लास को इसको रीड करता होगा, यहाँ से मतलब इसकी इस पेमेंट का जो भी की है इसको रीड करता होगा, और यहाँ पे आके उसके सेटल मेथड में उसे इंजेक्ट कर देता होगा, मतलब उसको सेट कर देता होगा। जैसे कि सेट पेमेंट प्रोवाइडर और पेमेंट प्रोवाइडर इक्वल टू वो भी जो भी की लिखा है उसकी वैल्यू सेट कर देता होगा। तो हमें यहाँ पे सेटर की नीड है ना? समझ आया? जनरेट, हमने गेटर को जनरेट कर लिया, सेटर को जनरेट करने की जरूरत है, तो दोनों का सेटर जनरेट कर लेते हैं। जनरेट सेटर, ठीक है। अब हमने जनरेट सेटर भी कर लिया, वो सेट रिट्राई आएगा यहाँ पे इस मेथड में, उस रिट्राई की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देगा। सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। ओ देख, काम करने लग गया। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रॉपर्टीज फाइल में कॉन्फ़िगर जो भी चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती है उनको हम इस तरह लिखते हैं, स्पेशली फील्ड्स को, उनको हमने इस तरह लिखा, और अपने क्लासेस में जाके बस एक एनोटेशन लगाया हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का, और उसमें प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया ताकि ताकि इजी रहे स्प्रिंग को फाइंड करना कि किस मतलब इतने सारे फील्ड्स में से कौन से फील्ड्स को देखना है, और वो फील्ड्स को फिर वो सेटर के थ्रू इंजेक्ट कर देता है। हमें हम नहीं कर रहे कुछ, बस हमने गेटर और सेटर जनरेट किया और कुछ नहीं किया है हमने, कोई भी वैल्यू और बाकी कुछ नहीं करी है, गेटर और सेटर बस जनरेट किया। उसने क्या किया होगा, वो खुद ही वैल्यू ढूंढ के लाया होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि जो भी फील्ड का नाम, जो भी की का नाम जिस इस फील्ड के साथ उस जिस मेथड के साथ मैच कर रहा है, उसमें उसने उसकी वैल्यू सेट कर दी होगी और हमें मिल गया। देख सकते हो कितना मैजिक की चीज है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके और टेस्ट कैसे, मतलब और यूज केसेस क्या है? एक तो ये तरीका हो गया कि हम अपने में वेरिएबल फील्ड्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मानो कि हमने अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होती है, और तो खुद से कनेक्ट नहीं करेगा ना ऑफ कोर्स। अगर डेटाबेस से हमें कनेक्ट करवाना है तो हमें डेटाबेस का यूआरएल देना होता है, पासवर्ड देना होता है, नेम देना होता है, तभी तो कनेक्शन बिल्ड कर पाता है, ये तो पता ही है। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से ऑफकोर्स ये ऑटोमेटिक रीड करता है हमारा स्क्रीन बूट, जैसे ही हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये रीड करता है, चीजें खुद से कॉन्फ़िगर कर देता है जैसे भी कनेक्शन बिल्ड करना होता है। आइडिया ये है कि ऐसी चीजें या तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें, या फिर जो वैसे फील्ड्स जिसको हमें हार्ड कोड नहीं करना है, हम चाहते हैं कि इसको हम फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं, तो वैसी चीजें हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करा सकते हैं।
बस यूजिंग दिस सिंपल एनोटेशन और कुछ नहीं। तो समझ आ गई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जब हम मैंने स्प्रिंग इंटरप्राइजेस से प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा था तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा था, एक प्रॉपर्टीज और एक YAML। अब ये YAML क्या है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही है, लेकिन उसमें लिखने का तरीका डिफरेंस है। इसमें जैसे कि हम इसमें लिखने का तरीका क्या है, डॉट्स सेपरेट है, मतलब डॉट से सेपरेट कर रहे हैं कि ये देन ये है, ये डॉट सेपरेटेड है। इसके अंदर तुम और भी डॉट डॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। YML का बस डिफरेंस ये है कि वो ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ट्री स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे आते हैं और एक वाई है, एक नया फाइल जनरेट करते हैं और इस फाइल का नाम क्या रखेंगे, एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। ये हमारा प्रॉपर्टीज फाइल है, ये हमारा YML फाइल हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑफकोर्स इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हाँ, देखो ये तो हमारा वाई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम YML में ऐसे नहीं लिखते। YML में ऐसे लिखते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में कॉलम, हर पॉइंट के बाद इसको ऐसे सेपरेट कर, मतलब कॉलम लगाना होता है और इसको नीचे वाले लाइन में इसमें देख सकते हो कि मैं जैसे ही एंटर कर रही हूँ तो ये अपने आप एक स्पेस छोड़ के जा रहा है। वो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ये इंडेंटेशन एरर को भी मैनेज कर, मतलब इंडेंटेशन भी कंसिडर करता है। अगर तुम्हारा इंडेंटेशन गलत हो गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो एरर करेगा। वो कर अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी करेगा। तो इसको इंडेंटेशन भी फॉलो करता है, तो उसको उसी फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे ऐसे रखते हैं। हमारे फाइल का नेम ये होगा। सिमिलरली इसको हमें क्या करना होगा, पे ऐसे पे यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम ऐसे लिखेंगे। और क्योंकि ये दोनों एक ही चीज से, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। इसको बस हम हटा सकते हैं और इसको इसी के सीक्वेंस में रख सकते हैं। मतलब ये पेमेंट एक प्रोवाइडर और फिर उनके पेमेंट पास के फील्ड्स है ना। अगर इसमें अगर कुछ और रहता है तो और भी लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब ट्री स्ट्रक्चर देखो ऐसे ऐसे करते आ रहा है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, बाकी तो आइडिया वही है। ये फॉन्ट पे इसको थोड़ा एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब बस लिखने का तरीका डिफरेंट है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी। अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी मिलती है। इसको देखने के लिए हम देख सकते हैं, इसको अगर हम नाम चेंज कर देते हैं, फोन पे से इसका रेटर पे कर देते हैं और इसको हम वापस से 5 कर देते हैं, तो याद रखो कि हमारा YML में ये है और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में फोन पे वाला है। देखकर रन करके खुद ही पता चल जाएगा कि किसको प्रायोरिटीज मिल रही है। देख सकते हो कि हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी मिल रही है ना। है ना इंटरेस्टिंग। तो समझ आ गया कि हम प्रायोरिटीज को क्यों सिलेक्ट करते थे, क्योंकि ये ज्यादा इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। इवन हम इसको लिखते भी और बाद में प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो वापस से इसको ही प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे काम ही करेगा। अगर हम इसको डिलीट कर दें, हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रहेगी नहीं, इसका जो कॉम्पिटिटर है इसको ही हम खत्म कर दें, तो अब हमारा ये जीत जाएगा। अब इसको रन करते हैं सबको। अब रेजर पे वाला दिखाएगा, देखिए रेजर पे आ रहा है। तो समझ आ गया दोनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बस लिखने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। ये ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है और बाकी हमारा जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है वो डॉट सेपरेटेड रहता है, डॉट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब क्या, ये चीजें तो हमें समझ आ गई। अब इसके और ये इतना ही नहीं है, मतलब इसके और भी यूज कैसे थे, ये चीजें भी समझ आ गई कि हम बाहर से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज बता दूं, अभी तक हम हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न ये है कि हम कोई चीज हार्ड कोड नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एक बार हमारा प्रोजेक्ट बन जाए तो वापस हम उस प्रोजेक्ट, मतलब एप्लीकेशन बन जाए तो वापस से हम उस जो सर्वर पे है उसको वापस से लेके आए, उसको फाइल के अंदर जाए, क्लास के अंदर जाए, मतलब उसको एडिट करें, वापस से टेस्ट करें उनको, उसका वापस से पैकेज बनाएं, फिर डिप्लॉय करें। इतनी प्रोसेस से हमें नहीं गुजरना, यही हमारा कंसर्न है ना, कि हमें इतना लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना है एक छोटे से चीजों के लिए, है ना। तो इसलिए हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम ध्यान दिया है
तो ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कहाँ पे आती है? सोर्स के अंदर, मेन फाइल के अंदर, रिसोर्स के अंदर आती है ना। तो जब इसका जार फाइल बनेगा, जब हम इसको पैकेज करेंगे, तो इस पैकेज उस जार फाइल के अंदर ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या फिर एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल जो भी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो भी उसके अंदर पैकेज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम तो फिर से वहीं पे आ गया कि ये चीजें तो पैकेज के अंदर चली गई, एक जार फाइल के अंदर चली गई। अगर हमें वापस से चीजें चेंज करनी है, हमें यहाँ पे अपना टेस्ट रिट्राई चेंज करना है या फिर कुछ भी चेंज करना है जो हमें चाहते हैं कि चेंज हो, तो कैसे करना होगा? फिर से तो वही फोल्डर फोल्डर के अंदर जाओ, जार फाइल के अंदर जाओ, वहां पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाओ, चेंज करो। तो फिर तो बात वहीं पे आ गई। यहाँ पे ऐसे नहीं। इसका फायदा ये है कि ऑल्दो ये पैकेज के अंदर जाती है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। मान लो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है हमें अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, जो भी हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है हम उसको डालते हैं। वो तो लेटर, वो तो बात की बात है ना कि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो हम कोई चीज बनाएंगे तो मतलब उसके लिए तो कुछ वैल्यू चाहिए ना, होगी ना, तो उसके लिए तो यूजफुल है कि हम यहाँ पे वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देते हैं और सेम चीजें यूज हो जाती है ना। लेकिन लेटर अगर हमें कुछ चीजें एडिट करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक्सटर्नल, बाहर मतलब बाहर से भी चीजें भेज सकते हैं, मतलब पैरामीटर की वैल्यू भेज सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका पैकेज बना भी दिया और डिप्लॉय भी कर दिया और मैं बाद में चाहती हूँ कि मुझे रीट्राई की वैल्यू 5 नहीं करनी थी, मुझे 3 करनी थी या फिर 1 ही करनी थी, कुछ चाहे कुछ वैल्यू ऐड करनी थी, तो कैसे करूंगी? तो उसके लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो होता है कमांड लाइन, तुम कमांड लाइन के थ्रू भी अपने पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हो और वो डायरेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगी तुम्हारे लॉजिक में। दूसरा तरीका है कि अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज कर ले। हमारे विंडो के अंदर एक फाइल होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, मतलब विंडो जावा इंटरेक्ट कर सकता है, वो देख लेना अपना। मतलब एक इन्वायरमेंट वेरिएबल एक तरीका है, एक तो मैंने बताया कमांड लाइन के थ्रू हम देख सकते हैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के। और एक दूसरा तरीका है, हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल बना सकते हैं। एक्सटर्नल कैसे? मान लो एक जार बन गया, इस जार के बाहर, ये तो जार के अंदर है ना एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बना ही लेते हैं, वही ज्यादा बोलने में बनता है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है ना, ये नाम है, आ गया हमारा। तो ये जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है ये तो जार के अंदर है। हम चाहें तो एक दूसरा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बना सकते हैं जो हमारे जार के बाहर होगा, और हम बाहर से, और वो वैल्यू कॉन्फ़िगर हो जाएगी। वो कैसे? जब भी हमारा स्प्रिंग बूट चलेगा तो वो सिर्फ जार के अंदर नहीं देखता है, वो एक पूरा फोल्डर देखता है, जो भी स्प्रिंग बूट का फोल्डर होगा वो पूरा उसको देखेगा। वो जब देखेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि चलो एक जार फाइल है, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल भी है। तो जब वो चीजें कॉन्फ़िगर करने जाएगा तो उसको दिखेगा दो फाइल है, एक अंदर में भी है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और एक बाहर में भी है। तो वो बाहर वाले को प्रायोरिटी देगा, अंदर वाले को फिर प्रायोरिटी नहीं देगा। वो फिर बाहर वाले से रीड करेगा जो भी उसे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और वहां से हो जाएगा। तो समझ आ गया कि इतने सारे तरीके हैं, बाहर से चीजें भेज सकते हैं। बस हमारा कंसर्न क्या था कि क्लास के अंदर हार्ड कोड मत करो, उसको बाहर लाओ, और बाहर लाने के बाद हम या तो यहाँ अगर सब कुछ एक ही बार में कॉन्फ़िगर हो जाए तो अच्छी बात है, अंदर वाले काम हो जाएगा। अगर फ्यूचर में हमें चेंज भी करना हुआ तो हम इसको, हम वापस अपने जार फाइल को ओपन नहीं करने वाले, उसको टेस्ट नहीं करने वाले, हम बाहर से भी भेज सकते हैं। उसको अगर मुझे दिखाना हो तो एक मैं दिखा सकती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं चाहूँ कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में अंदर से मैं भेज कर बाहर से भेजूं तो वो कैसे करना होगा? उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका पहले जार बना लेना होगा, जार बना के इसको एक फोल्डर में रखना होगा, और उस फोल्डर के अंदर एक दूसरी एप्लीकेशन फाइल बनानी होगी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज की, और देन रन करना होगा। देन फिर वो जब पूरा प्रोजेक्ट रन होगा तो बाहर वाले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को पढ़ेगा और वहां से वैल्यू कॉन्फ़िगर कर देगा। तो हम इसको देख सकते हैं। इसका अगर मैं पैकेज बनाऊं तभी हमारे टारगेट में क्या, टारगेट हमें पता है हमारा जब पैकेज बनता है तो यहीं पे दिखता है, अभी कुछ नहीं है। हमें पता है पैकेज कैसे बनाते हैं, जार फाइल कैसे बनाते हैं। लाइफ साइकिल हमने माविन में पढ़ी थी, उस लाइफ साइकिल के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस लाइफ साइकिल में चलते हैं। हमें क्या करना है? इसका जार पैकेज बनाना है, तो इसको यहाँ पे रन कर देंगे, इसका पैकेज बन के आ जाएगा।
ठीक है, अभी ये पैकेज बन रहा है। ओके, अगर हम देखें तो हमारा पैकेज बन चुका है। देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल, अगर हम अपने टारगेट के अंदर जाए तो हमें अपना जार फाइल दिख जाएगा। हमें पता जार फाइल हमारा कैसा है, ये रहा हमारा जार फाइल। हमारे प्रोजेक्ट का नाम प्लस में हमारा जो भी हमारा वर्जन रहता है उसका नाम मिक्स करके हमारा प्रोजेक्ट का जार का नाम बनता है। और डॉट जार, तो हमें अब क्या करना है, इस जार को कॉपी करना है और एक नया फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर देना है। सॉरी, कॉपी करना था बस। कॉपी कर लिया हमने, एक नया फोल्डर यहाँ पे आते हैं, अपना नया फोल्डर बनाते हैं। हाँ, डाउनलोड्स के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाती हूँ। इसका नाम क्या नाम दे, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग डेमो। बस इतना लिख देते हैं ना, एक फोल्डर बनाया है हमने, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अपने डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं। बस ये दिखा रही है कि हम बाहर से कैसे भेज सकते हैं। अभी तक तो समझ आ रहा है कि अंदर से कैसे चीजें कॉन्फ़िगर कर लेती है, ये फ्यूचर के बाद बता रही हूँ कि फ्यूचर में अगर हमें चीजें चेंज करनी हो तो हम किस तरह से, बाकी दो तरीके से एक्सप्लोर करना। मैं ये बता देती हूँ कि ये वाला तरीका कि हम कैसे किस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे, वो सॉरी गाइस, मैं इसमें कॉपी पेस्ट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे आते हैं। मैं मैंने अपना वो, इसके अंदर मुझे ये जो पेस्ट करना था, अपना जार फाइल, मैंने वो पेस्ट नहीं किया था। एक सेकंड, बहाने करते हैं। हम अपने कॉन्फ़िगरेशन डेमो में आते हैं, वहां से जार फाइल पहले लेते हैं। हमारा जार फाइल किसके अंदर रहता है, सोर्स के अंदर, पेस्ट के अंदर नहीं रहता है। इसके अंदर भी नहीं रहता, टारगेट के अंदर रहता है। ये रुक जाओ, यहाँ पे आना पड़ेगा। रिसेंट प्रोजेक्ट में चलते हैं, हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डेमो पे काम कर रहे थे, इसको पहले ओपन करते हैं। यहाँ से अपना इसको फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, अपने इस वाले फोल्डर में आते हैं और अपने जो भी हमने नया एम्प्टी फोल्डर बनाया है कॉन्फ़िग डेमो करके, इसके अंदर हम आके कंट्रोल भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने अपना जार फाइल पेस्ट कर दिया है ना। अब इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ से मैं आऊंगी, अपने डाउनलोड फाइल में जाऊंगी, फोल्डर में। ओके, और कॉन्फ़िग डेमो ओपन करते हैं, स्क्रीन को। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा जार फाइल इसमें आ गया है। ठीक है, तो हमने जार फाइल रख दी है, ये एक पूरा पैकेज है। इसके अंदर हमारा जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज है वो प्रेजेंट है। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके अंदर हम चीजें लिख सकते हैं अपने, अगर मुझे
एक सेकंड, एक और खोल लेने दो ताकि मैं चीजें। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पूरा सब मैंने लास्ट टाइम हमने उसे डिलीट कर दिया था और वापस से मैंने उसे सही भी नहीं किया था, तो मुझे वापस से उसे सही करना होगा। डाउनलोड में चलते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट डेमो में चलते हैं और डेमो क्लास में आते हैं, इसको न्यू विंडो में खोलते हैं ताकि। ठीक है, हमने देखा था कि हमारा जो डिफॉल्ट वाला ये अभी खाली है क्योंकि हमने YML बना लिया था और इसमें हमने वापस चीजें पेस्ट नहीं, मतलब उसको सही नहीं किया था। तो इसको कॉपी करके वापस से इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी। और हमें पता है इसको, ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मतलब डॉट, इसको रिफैक्टर कर देते हैं वापस से, डॉट। और ये इक्वल लेता है तो इसको इक्वल ले लेते हैं, डॉट, और इसको इक्वल दे देते हैं। और ये पता है कि हमारा इसका नाम क्या था, पेमेंट, पेमेंट डॉट, और यहाँ पे इक्वल सा है ना। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दिए। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ओवरराइट तो कर ही दे, इसको ओवरराइट कर देते हैं, तो इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक बार अपना एप्लीकेशन रन करके देखते हैं चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम थोड़ा इसको लगा देते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, काम कर रहा है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही था ना, एक बार रीचेक कर लेते हैं। हाँ, रेजर पे और पाइप है। और इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसको क्लीन कर देते हैं ना, हम दूसरा जार बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि पुराना वाला जार में वो जो एम्पटी एप्लीकेशन है वो रहे, तो इसको हम क्लीन कर देंगे और क्लीन को रन करेंगे तो हमारा जार फाइल क्लीन हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, देखो हमारा पूरा टारगेट ही डिलीट हो गया है ना, टारगेट डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना पैकेज करेंगे तो वापस से पैकेज बन जाएगा। ठीक है, अभी टारगेट आ गया, टारगेट के अंदर जाएंगे तो हमारा ये नया जार बन गया है, तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हमारा जो दूसरा फोल्डर है इसमें आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओवरराइट कर दिया है, ये चीज ओवरराइट कर दी है हमने। अब एक नया अपना एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बनाई है, जिसमें हम वही चीजें डाल देते हैं। हमें क्या क्या चीजें हमने रखी थी वहां पे, पेमेंट, पेमेंट डॉट पेमेंट प्रोवाइडर कौन था। अब हमने सोचा कि हमारा पेमेंट प्रोवाइडर रोजर पे नहीं रहेगा, मेरा पेमेंट प्रोवाइडर मेरा फोन पे या फिर गूगल पे रख देते हैं इस बार, ताकि हमें नया नाम देखने को मिले। गूगल पे रख देते पेमेंट प्रोवाइडर। और गूगल, इसमें बहुत दिक्कत है स्पेलिंग मिस्टेक से। ठीक है, पेमेंट डॉट री ट्राई, हमने बहुत ही ज्यादा हम वो बन जाते हैं अच्छे इंसान, 10 बार दे देते हैं, 1 ट्राई करो। ठीक है, अब देखते हैं क्या काम करेगा। इसको रन करने के लिए हमें यहाँ से बस अपने रन कैसे करें, यहाँ पे इसको रन करने के लिए टर्मिनल से रन करना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कोई है नहीं, ये हमारा इस फोल्डर में सिर्फ एक जार फाइल है जो कि एक्सटर्नल फाइल है, मतलब एक पैकेज है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, बस बाहर से एक एप्लीकेशन डॉट, मतलब एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल बनाई है अपनी कॉन्फ़िगरेशन। पहले उसको रन करना है हमें। उसको रन करने के लिए क्या लिखना होगा, जावा, सॉरी, जावा जार, और हमारे फोल्डर जो भी हमारा क्या नाम है इस पैकेज, हमारे जार का जो भी नाम है उसका नाम लिखना होगा। तो मेरे जार का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डेमो, और डॉट, डॉट वन स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डॉट जार, ये हमारे फोल्डर का नाम है। हम इसको रन करके देखते हैं। ओ वाह, तुम देख सकते हो कि अब चीजें चेंज हो गई है। अब क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, गूगल पे प्रो हो रहा है, 10 हो रहा है, तो तुम देख सकते हो क्या, एक बार हमने
पैकेज बना भी दिया था, अपने पैकेज को नहीं छेड़ा है। मैंने उसको नहीं खोला, उसके अंदर मैं नहीं गई, कुछ भी नहीं किया। मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल बना के मैंने उसको रन कर दिया और ये काम कर रहा है। चलो दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। एक तरीका मैंने बताया कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाएंगे जो कि एक्सटर्नल फाइल रहेगी, और जब भी हमारा स्प्रिंग बूट इसे रन करेगा तो ये कभी भी अंदर वाले अगर दो एप्लीकेशन दिखेगी इसे तो बाहर वाले को प्रायोरिटी देगा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी देगा और उसकी चीजें रन करे, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, चलो ठीक है फाइल भी नहीं बनाना, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसके लिए हमें कमांड के थ्रू हम दे देंगे जावा जार। ये चीजें काफी यूजफुल है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन में चाहे कभी भी हम रियल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम काफी चीजें बाद में रिफैक्टर करते हैं, चेंज करनी होती है। एग्जाम्पल मान लो ये ज्यादा यूज कब हो गए, हाँ क्योंकि एक तरीका, एक तो हमने देख लिया कि एप्लीकेशन डॉट में हमने डाल दिया, लेकिन क्या उसमें हम सब कुछ डाल देंगे क्या, हम इंटरनल जो हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है क्या हम उसमें सब कुछ डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा एपीआई की है जो काफी कॉस्टली है, या हमारा सीक्रेट की है, मतलब हमारे एप्लीकेशन में कुछ काफी एक्सपेंसिव चीजें यूज हुई है, कोई की यूज हुआ है या कुछ पर्सनल सेंसिटिव डेटा यूज, पासवर्ड यूज हुआ है, तो क्या हम उसको उसमें डाल दें, वो कभी वो तो पैकेज हो जा रहा है, उसको तो हम डिप्लॉय करें तभी जाएगा, हम किसी डेवलपर को भेजे, दूसरा डेवलपर भी काम कर रहा होगा तो वो भी देख पाएगा। तो हम नहीं चाहते ऐसा, तो वहां उस केसेस में हम क्या करते हैं, वहां पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ दूसरे वाले फाइल में, अच्छा दूसरे वाले में पहले वाले में आती हूँ, अगर मैं इस वाले में आती हूँ अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटा डालना होगा। मान लो कि मेरा यूआरएल का डेटा मैं नहीं चाहती एक्सपोज करूँ, मैं क्या यूआरएल का जो मेरा डीवी का पासवर्ड है, डीवी डॉट पास, उसको मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्या ये ऐसा पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अभी प्ले स्टोर बना दूँ कि पास का नाम हमारा कुछ डीवी डीवी पासवर्ड है ना, और इसको मैं रन टाइम पे या फिर सर्वर पे मैं ये पासवर्ड भेजना के टाइम मैं वहां पे कॉन्फ़िगर कर दूं। एक फाइल होती है ना जब ये हम डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती है कि अपना डीबी का पासवर्ड, ये सारी चीजें, मतलब ये तो हमने टेस्ट के लिए लिखा है, एक्चुअल वाली जो होती है तो मैं डायरेक्ट वहां पे लिख दूं या फिर कमांड लाइन के थ्रू इंजेक्ट करा दूं, है ना। तो इन सब चीजों में भी बहुत हेल्पफुल है ये वाला जो आइडिया मैं बोल रही हूँ। मतलब हम चीजें एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कर देते हैं, जो भी हमारा लॉजिकल बिजनेस लॉजिक वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सीक्रेट चीजें जो होती है जो हम चाहते हैं कि सिर्फ जब एप्लीकेशन एक्चुअली प्रोडक्शन में डिप्लॉय है तभी दिखे, चाहे तभी यूज हो, इससे पहले ना दिखे, तो उनको हम ऐसे प्लेस होल्डर बना के छोड़ सकते हैं। लेटर बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, बाद में हम यहाँ से कमांड लाइन के थ्रू उसको फिगर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जा लिखूंगी, फाइल का नेम मेरा क्या है, वही वापस से कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डेमो 001 स्नैप शॉट डॉट जार। अब ऐसे लिखेंगे स्प्रिंग, सॉरी जो भी फाइल का नाम है हमारा, हर एक फाइल मतलब जिसका भी हम कॉन्फ़िग मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन में जिसकी भी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, इसे में यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ पेमेंट प्रोवाइडर का नाम है बाहर से कॉन्फ़िगर कर सकूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा, है ना। पेमेंट प्रोवाइडर, मतलब अगर मुझे पेमेंट प्रोवाइडर का नाम चेंज करना है तो मैं वापस से आती हूँ और यहाँ पे मुझे उसका नाम लिखना होगा और यहाँ पे बस लिखना होगा क्या नाम देना चाहते हो। अभी तो मैं गूगल दे रही थी, गूगल पे। अब मुझे कुछ दूसरा और किस तरीके से होता है, रेजर पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे भी हो गया, और क्या होता है, पेटीएम बच गया, पेटीएम लिख देते हैं। पे पेटीएम करो, पेटी सॉरी पे सीखते था, पेटीएम करो, है ना। पेटीएम हम देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता, इसको वापस से रन करते हैं। नहीं हुआ, कुछ तो एरर आया। कल बोल रहा है नो एक्टिव प्रोफाइल सेट, फॉलिंग बैक टू वन डिफॉल्ट, मतलब कोई एक्टिव प्रोफाइल सेट नहीं है, इसलिए वापस से ये
ठीक है, मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ उसको, मतलब हमारा जो कमांड लाइन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हमने लिखा कि हमारा पेमेंट इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे थे, हम पेमेंट प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे थे, लेकिन ये एरर करा नो एक्टिव प्रोफाइल सेट। तो कॉलिंग बैक टू डिफॉल्ट स्टार्टेड कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन, इतने सेकंड में वापस से उसने पहले वाले प्रिंट कर दिया, हमारा नया वाला नहीं किया। तो इसको देखने के लिए हम क्या कैसे देख सकते हैं, वापस से चलते हैं और इसको देते हैं जावा को, मतलब जावा को बोल रहे हैं, अपने चैट जीपीटी को, वो बताएगा कि हमने क्या एरर करा। यहाँ पे आते हैं, इसमें यहाँ आते हैं, लिखते हैं क्या बोल रहे हैं, द कमांड डिडंट वर्क बिकॉज देयर आर थ्री मिस्टेक इन इट। पहला यू रैन, ये हमने आपको सही लिखा है, तो बट योर आउटपुट इज स्टिल यही आ रहा है, विच मीन्स स्प्रिंग इग्नोर योर कमांड लाइन प्रॉपर्टी। हो सकता है कि स्पेस आफ्टर, अच्छा हमने स्पेस दे दिया पहले, तो कमांड लाइन में ही प्रॉब्लम है। और दूसरा, अच्छा इक्वल के बाद भी स्पेस है, ओ कुछ नहीं, बस हमारा स्पेस का प्रॉब्लम है, मतलब कमांड सही है। हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये यहाँ पे आके थोड़ा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट थोड़े होते हैं ना उस टाइप के, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है उन्हें। तो यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया था, इस स्पेस को हमें हटाना है और ऐसे लिखना है, ठीक। अब होप सो एक काम करना चाहिए। हाँ, गायब ही कर दिया उसे। अब पेमेंट भी प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन चलो कुछ तो कर रहा है, बस पेमेंट भी प्रिंट नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं, पेमेंट पेमेंट प्रोवाइड, ओके स्पेस ही नहीं देना है, सॉरी गाइस अगेन, मतलब स्पेस की प्रॉब्लम, मैंने कुछ ज्यादा स्पेस दे दी है, स्पेस ही नहीं चाहिए इसे, इसको स्पेस पर हटा देते हैं। अब देखो, समझ आ गया क्या किया हमने, कमांड लाइन के थ्रू हमने यहाँ पे बस लिखा कि हमें क्या चाहिए, कमांड लाइन पे अपने जाकर कमांड लाइन में हमने वही जैसे अपने फाइल को रन कर रहे थे वैसे किया। लास्ट में हमने बस ये डबल ये लगा के क्या कर दिया, बस लिख दिया कि जो भी हमें जिस पैरामीटर को हमें चेंज करना है बाहर से, मतलब उसको चेंज करना है, तो उसका नाम लिख के इक्वल टू लिख दो, इतना सिंपल है, बाहर से कौन चीजें कॉन्फ़िगर करना। अब बाकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, हमें बस एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बनानी है, लिखना है, और बाकी नॉर्मल रन कर देना है, ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रन कर दो। ये तो तब हेल्पफुल है जब एक दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, और ये तब हेल्पफुल है जब बहुत सारे पैरामीटर है, तो हम कमांड लाइन में कितना ही लिखेंगे, तो एक साथ लिख दो और चीजें कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो दो चीजें हमने देखी, तो समझ आया कितना इंटरेस्टिंग है ये चीजें, ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये कोड तो ठीक है, वो लॉजिक तो ठीक है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम होती है एक डेवलपमेंट में और एक प्रोडक्शन में, वो यही होती है कि डेवलपमेंट का फेज अलग होता है, प्रोडक्शन का फेज अलग होता है, टेस्टिंग का फेज अलग होता है, और तीनों चीजों में हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। एक चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पे, वो ये यूजफुल कब होती है, हम जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो तो वो एक एप्लीकेशन कितने फेज से होकर गुजरता है, थ्री फेज से गुजरता है। पहला तो डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट है ना, पहला फेज तो यही है डेवलपमेंट का। दूसरा फेज क्या होता है, टेस्टिंग का, ऐसा नहीं कि सीधा बना दिया और प्रोडक्शन में भेज दिया, नहीं, उसको टेस्ट भी करना होता है। और लास्ट वाला जो फेज आता है प्रोडक्शन का, जब हम फाइनली इसे डिप्लॉय करते हैं, अवेल कराते हैं यूजर को यूज करने के लिए, है ना। तो ये फेजेस से होकर गुजरता है कि काफी, मतलब अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन होता है। हो सकता है मैं डेवलपमेंट फेज में मैं कुछ दूसरा डेटाबेस अपना लोकल होस्ट यूज कर रही हूँ, है ना, अपना लोकल डेटाबेस यूज कर रही हूँ मैं। हो सकता है कि डेवलपमेंट के फेज में मैं पोर्ट नंबर डिफरेंट यूज कर रही हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा पोर्ट नंबर क्या हो, डेवलपमेंट में ये 8080 हो, टेस्टिंग में 9090 हो, और प्रोडक्शन में 7070, है ना। मैं तीनों चीजों को डिफरेंट पोर्ट पे रखना चाहती हूँ, एक साथ में ये करना चाहती हूँ कि एक ही पोर्ट पे तीन चले, है ना। और हो सकता है टेस्टिंग का यूआरएल अलग हो, उसके चीजें अलग हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, है ना। उसमें कुछ और प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रोडक्शन में फाइनल बिल्कुल रियल वाला चाहिए मुझे। तो ये सारी चीजें, तो हम अगर ऐसा नहीं हो, कोई ऑप्शन हो, तो हमें क्या करना होगा, बार बार जाके चीजें, नहीं अभी अपने इस पे चलते हैं और मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इसी में प्रॉब्लम बताती हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज पे आऊँ, तो ये तो अभी बेसिक लिखा हुआ है कि ठीक है,
हो सकता है कि ये मैंने पेमेंट मैं डेवलपमेंट के टाइम मैंने रेजर पे यूज किया, पेमेंट 5 ऐसे बस चेक करने के लिए, है ना। और मैंने अपना पोर्ट नंबर भी डाल दिया, सर्वर सर्वर डॉट पोर्ट पी ओ आर टी, और पोर्ट नंबर क्या डाल दिया मैंने चाहा 8080 डाल दिया, है ना। और ठीक है। अ, हो सकता है कोई डेटाबेस यूज किया हो, तो डेटाबेस का यूआरएल मैंने अपना लोकल होस्ट का डाल दिया हो कुछ, बा, बाद में मैं कुछ और डालना चाहूँ, है ना। तो वो क्या होगा, अभी तो मैंने डेवलपमेंट का बना लिया, अगर मुझे ये चीजें टेस्टिंग करनी होगी तो क्या करना होगा, वापस से अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आना होगा, और इसको हटा के मुझे अपने टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें लिखनी होगी, है ना। कि पेमेंट प्रोवाइडर टेस्टिंग में मैं कुछ और यूज करना चाहती हूँ, ऑफकोर्स टेस्टिंग में मैं रियल पेमेंट तो नहीं करना चाहूंगी ना, कि रियल पेमेंट कर दूं मैं। तो वहां पे तो मैं कुछ फेक का चीजें यूज करूँ, फेक क्लास यूज करूंगी। और हो सकता है मैं वहां पे पेमेंट ट्राई का सिर्फ एक ही मेथड यूज करना चाहूँ, रिट्राई में बस एक ही देना चाहूँ, सर्वर फॉर्म में दूसरे सर्वर पे टेस्टिंग को चलाना चाहूँ। तो ये सारी चीजों के लिए क्या करना है, वापस से मुझे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में आके उनको चीजें मतलब हटा के दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो ये भी आइडियल तरीका नहीं है, क्योंकि जब हमें टेस्ट करना है तो हम वापस से आके कौन चीजें रिफैक्टर करने लग गए, प्रोडक्शन में डालना है वापस से आके रिफैक्टर करने लग गए। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, नीड के अकॉर्डिंग, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, उनको लिख देते हैं, ताकि हमें बार बार आके यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। मतलब वही तो, ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, कॉमन है इसमें। जो भी चीजें लिखी हुई होगी डायरेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें अलग हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें अलग हो, और टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, और एक ही बार में मैं लिख दूं, बार बार मैं ऐसा ना हो कि जब मुझे टेस्ट करने है तभी मुझे रिफैक्टर करना पड़े। मैं कमांड लाइन के थ्रू बस ये बता दूं कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, फिर मेरा टेस्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन खुद से कॉन्फ़िगर हो जाए, ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल चल जाए। प्रोडक्शन के टाइम में सिर्फ प्रोडक्शन लिखो और प्रोडक्शन वाली चीजें कॉन्फ़िगर हो जाए, है ना। ये चीजें कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सबका अपना सेपरेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज बना लेंगे, है ना। एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके लिए इन सबके लिए हमें चाहिए होगा अपना सेपरेट, सबका अपना पर्सनल, लिख बोल देती हूँ मैं, थोड़ा पर्सनल ज्यादा अच्छा साउंड करता है। पर्सनल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाऊंगी मैं, सबका अपना पर्सनल, है ना। और उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या रहता है, मतलब नाम कैसे लिखता है, सबका नाम तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज तो नहीं लिखेंगे, ऑफ कोर्स एक तो लिखा हुआ है। तो उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि तुम अपने एप्लीकेशन लिखो, ये कॉमन रहता है। एप्लीकेशन के बाद एक सेमीकोलन लगा हुआ यहाँ पे, तो कर्ली ब्रेसेस में, मतलब कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे तुम अपने उसका नाम लिखो, फेज का नाम लिखो। फेज कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट फेज है, टेस्टिंग फेज है, जो भी लिखना है, मतलब डेव लिख दो, या फिर टेस्ट लिख दो, या फिर कोड लिख दो, है ना। ताकि बस ये दिखाने के लिए कि कौन सा तुम्हें फाइल रन करना है, ताकि तुम वो स्पेसिफाई करो तो उसे पता हो कि कौन सा एप्लीकेशन फाइल को रन करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो बस उसके लिए, तो यहाँ पे मैं भी बस समझाने के लिए प्रोडक्शन लिख देती हूँ, और डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक। ये होता है फाइल नेम का, फाइल का नेम कन्वर्सन। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल बनाने जा रही, तो मैं अपने फाइल का नाम क्या लिखूंगी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, नहीं अभी तो मैंने बताया कि डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का, और यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज। थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी लंबा लेक्चर होता जा रहा है। लेकिन इसमें काफी चीजें हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज है, इसको टाइम लेकर समझे तो हेल्पफुल रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं दो ही बस फाइल बनाती हूँ, एप्लीकेशन डॉट, एक प्रोडक्शन का, एक डेवलपमेंट होगा, एक प्रोडक्शन होगा मेरा। प्रोडक्शन डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ की जो चीजें हैं इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल या कंट्रोल से, प्रॉपर्टीज कंट्रोल वी, और यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेवलपमेंट, है ना। ये क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। हाँ, और प्रोडक्शन में मैं क्या यूज करना चाहती हूँ, हाँ, फोन पे यूज कर लेते हैं यार, फोन पे। और इसका प्रोडक्शन में मैं सिर्फ एक ही टाइम देना चाहती हूँ कि एक ही बार में रन हो जाना चाहिए, और इसका पोर्ट नंबर मैं चेंज कर देती हूँ,
और अपने यहाँ पे आते हैं और इसको रिजल्ट पे ही रखना रहता है, लिख देते हैं डेवलपमेंट फेज है ये, डेव। और डेव में मैं 3 देना चाहती हूँ, तो 3 बार ट्राई कर लेना और ये रहने देते हैं ना। तो ये नहीं, ये नहीं रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और इसको हम 1010 कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन का सर्वर ये है और ये लिखा हुआ है, ये है, और ये बाकी डिफॉल्ट वाला तो रहेगा ही। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट वाला तो चलेगा ही ना, इसका मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये डिफॉल्ट वाला इसलिए कि बाई चांस अगर ये इनमें से कुछ काम ना करे तो डिफॉल्ट वाला तो काम कर ही जाए, है ना, उसके लिए रहता है। और सर्वर बाय डिफॉल्ट तो 8080 पे रहता ही है, और बाकी रिजल्ट पे ना करके इसे डिफॉल्ट कर देते हैं ना, डिफॉल्ट पेटीएम, सॉरी पेटीएम ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, ये चीजें हमने कर दी है। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से एप्लीकेशन को रन करना है, मतलब कौन सा फेज, मान लो मेरा भी डेवलपमेंट फेज चल रहा है, तो कैसे बताऊंगी कि डेवलपमेंट फेज, मतलब डेव वाले इस वाले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को रन करो। तो उसके लिए, क्योंकि हमने डिफॉल्ट एप्लीकेशन है ये तो, या रीड करता ही करता है हमारा स्प्रिंग बोर्ड, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि हम जो अभी प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट, मतलब हम जो एप्लीकेशन डॉट यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, मतलब कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव है। एक सेकंड, मैं ये चीज बताना भूल गई कि इस तरीके को क्या कहते हैं, मतलब जो हम ये जो तरीका यूज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन का, कि डेवलपमेंट में के लिए अपना सेपरेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना रहे हैं, उसका अपना बना रहे हैं, तो इस आइडिया को ही प्रोफाइलिंग कहते हैं। जो हम ये कर रहे हैं ना, ये जो काम, इस पूरे आइडिया को कोई, इस आइडिया को ही हम प्रोफाइलिंग बोलते हैं, कि हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रोफाइल, प्रोफाइलिंग, है ना। तो ये हम क्या अभी क्या कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, करके मैं मतलब इसे, ये एक अच्छा टॉपिक होता है, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो हम यही सेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्प्रिंग का जो प्रोफाइल है, जो कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है, तो हमारा डेव एक्टिव है। और क्योंकि हमारा जो ये डेव है और यहाँ का डेव मैच करना चाहिए, तो ये अपने आप उसको रन कर देगा। ठीक, तो क्या ये काम कर जाएगा हमारे डेव में, एक बार देख लेते हैं। डिफॉल्ट ऐसा है डेव वाले में, ऐसा डेव और रेजर पे लिखा होगा और ऐसे ऐसे चीजें लिखे होंगे, तो इसको रन करके देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, मतलब इस पे, और इसको रन करके देखते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो हाउ इजी यार, दिख रहा है, डेव रेजर पे 3, वो डेवलपमेंट का हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक्टिव, मतलब प्रोफाइल एक्टिव में मैं अगर ये सेट कर दूं कि हमारा अभी प्रोफाइल प्रोडक्शन वाला एक्टिव है, बस हमें यहाँ पे चेंज करना है और अपने यहाँ कुछ भी रिफैक्टर करना है, मतलब एट दी एंड, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमें टेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम पूरा बैठ के रिफैक्टर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने बैठ रहे हैं। बस यहाँ पे अपनी प्रोफाइलिंग सेट करनी है और बस, दैट्स ऑल। लेकिन फिर से वही बात आ रही है कि जब भी कर तो रहे ना, हम अंदर जाके इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें अंदर से जाके चेंज करना हो। हम डायरेक्ट बाहर से भी कमांड लाइन के थ्रू हम भेज सकते हैं कि अभी कौन सा एप्लीकेशन रन करो, मतलब कौन सा फेज चल रहा है, हम वो फेज बाहर से भी भेज सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने टर्मिनल पे आती हूँ और वापस से मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं, मावेन स्प्रिंग स्प्रिंग बूट रन, इसका नाम क्या है, डी स्प्रिंग बूट, ये थोड़ा कमांड लाइन में देख लेना अपना, रन डॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल्स, और प्रोफाइल में क्या सेट कर दिया हमने, मान लो डेव कर दिया, अभी तो वो चल रहा था ना प्रोडक्शन, अभी हमने ये देखा डेव वाला, और हमने मावेन स्प्रिंग बूट रन डे स्प्रिंग, चलो इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टिल प्रोडक्शन वाला ही शो हो रहा है, कमांड लाइन कहाँ गए, ये रन भी नहीं हुआ, उसका मतलब वो क्यों रन हो गया, ओके अब रन हुआ, जो कि काफी बड़ा एरर भी दे दिया इसने। वो बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि जो तुमने लिखा है, चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम और इफ द पाथ वाज इंक्लूडेड, वेरीफाई दैट
एक बार में कमांड लाइन मुझसे तो रन नहीं होता है। पाथ इज करेक्ट एंड ट्राई अगेन। क्या मिल क्या नहीं रहा, कमांड नोट फाउंड। ठीक है, ये सारी चीजें चैट जीपीटी से पूछ लेता है, ये सारी चीजें इस चीज के लिए तो चैट जीपीटी बना है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि करना क्या चाह रहे हैं, ऑफकोर्स, तभी। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या चाह रहे हैं, बस चैट जीपीटी को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता है, बस हमें तो सिंटैक्स, ऑफकोर्स इतना बड़ा सिंटैक्स रट के तो नहीं बैठ सकते ना। तो चलो, दिस एरर इज बिकॉज माविन इज नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट एडेड टू योर पाथ। तो कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन वन, रैपर का यूज कर लेते हैं। भाई ठीक है, कर लेते हैं, आपने बोला हम कर लेते हैं। तो अपने इंटेलिजेंट पे आते हैं। ओके, उस टाइम हम उस पे चले गए थे, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। इसका तो हमने देख लिया कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बाहर से कैसे पास कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। हम यहाँ अगेन एरर आ रहा है, तो दूसरा तरीका यूज करते हैं। इसमें दो तीन तरीके बताए थे हमें, एक तो पाकिस्तान। इसमें बोला है कि ये देखो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है तो बहुत सिंपली ये लिख दो। सॉरी, यहाँ पे आते हैं बट ये लिख दो। स्टिल एरर आ रहे हैं। मतलब आइडिया तो यही है, लेकिन वही है कि माविन शायद अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए। क्या कर सकते हैं हम? एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो करते हैं, क्योंकि है आइडिया यही, बस थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं थोड़ा। दिस मिनियर प्रोजेक्ट डज नॉट कंटेन माविन रेपर भी नहीं है, तो रन सीधा देयर करो और पेस्ट and paste the output. I want to see if the folder contain this file. ठीक है, ये चीजें बाद में देखेंगे, ये चीजें अभी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है ना? तो समझ आ गया कि एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाओ और यहाँ पे फाइल एक्टिव सेट कर दे कि कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है, वहां से रन हो जाएगा। अदरवाइज हम कमांड लाइन के थ्रू भी डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, अगर ये नाम कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू है और कुछ नहीं। तो अगर हम ऐसे लिखे तो बस कुछ नहीं, स्प्रिंग बूट रन स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। डेव का डेव, डेव प्रोडक्ट फेज में है तो डेव, और अगर प्रोडक्शन फेज में है तो प्रोड लिख दो, और ये चीजें हो जाएंगी। और क्या यूजफुल है इसको मतलब इसको टेस्टिंग में भी यूजफुल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीजें कॉन्फ़िगर करने, मतलब रन टाइम पे हम चीजें कॉन्फ़िगर ही कर सकते हैं। हम कस्टम, मतलब क्या बोलते हैं ना, फेज स्पेसिफिक बीन भी बना सकते हैं। बीन बनाने का मतलब अभी तो कॉमन बीन बन रहा है, जो प्रोडक्शन में भी, डेवलपमेंट के लिए भी। एक एग्जाम्पल लो, मानो कि मेरा जो पेमेंट है, इस पेमेंट का तो चलो एक बीन बन गया, लेकिन ये तो एक्चुअल पेमेंट की लॉजिक लिखा है मैंने, है ना? अगर मैं अपने डेवलपमेंट फेज में हूँ या फिर टेस्टिंग फेज में हूँ, उस फेज में मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि रियल पेमेंट हो जाए। उस केस में मैं क्या करूंगी, फेक पेमेंट डेवलप एक फेक पेमेंट क्लास बनाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि वो पेमेंट रन हो मेरे प्रोडक्शन टेस्टिंग टाइम में या फिर डेवलपमेंट टाइम में, और प्रोडक्शन फेज में एक्चुअल वाला रन, है ना? मेरा आइडिया ये रहेगा। तो हम कैसे पेज स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो उसके लिए, इसको देखने के लिए हमें पहले दो चीजें बनानी पड़ेगी। आइडिया यही है, आइडिया समझ में आया क्या है कि प्रोडक्शन में हम चाहते हैं दूसरा एक फेक पेमेंट क्लास रन हो और प्रोडक्शन में रियल वाला रन हो। तो हम कस्ट मतलब बीन बनाना चाहते हैं जो कि फीज स्पेसिफिक हो। बीन को समझ आए कि अच्छा अभी प्रोडक्शन पे चल रहा है, तो बीन वाला मतलब उस क्लास का बीन बने, अदरवाइज टेस्ट वाले का बने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी से आते हैं अपने जावा के क्लास में, और यहाँ पे होता है कि हमें एक क्लास की दो इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, तो क्या करना होता है, इंटरफेस बनाना होता है। तो इंटरफेस का नाम हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, पेमेंट ही इसका नाम रहने देते हैं, ऑलरेडी हमने इसका नाम दे रखा है, तो इसको हमें पहले चेंज करना होगा। ये जो हमारा रियल वाला, इसको हम एक्चुअल बोल देते हैं ना। ये जो हमारा ऑलरेडी पेमेंट बना हुआ है, इसको थोड़ा नेम चेंज कर देते हैं, इसका इसका नेम रख देते हैं रियल पेमेंट, है ना? रियल पेमेंट लॉजिक लिखा हमने, रिफैक्टर कर दिया, रियल पेमेंट बन गया। अब हम एक वो बनाते हैं इंटरफेस पेमेंट का, थोड़ा जल्दी करते हैं। पेमेंट
ठीक है, ये इंटरफेस रहने वाला है। इसमें कुछ नहीं, एक मेथड रखना होगा हमें, पे करके, वॉइड पे, बस, है ना। और यहाँ पे आता है, और एक इसका दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी बना लेते हैं जो कि फेक है ना। एक बनेगा हमारा फेक पेमेंट। ओके, रन। उसमें भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा इस किसको, अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, किसको, पेमेंट को इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसके क्लास को ओवरराइड करना होगा। पब्लिक वॉइड पे, सॉरी पे है, पे, इसमें लिख देते हैं सिस्टम डॉट, ओके चलिए जल्दी देखते हैं पेमेंट। और हमें क्या आता है, रियल पेमेंट है फेक पेमेंट है ना, फेक पेमेंट। हमने एक फेक पेमेंट रन कर दिया है, क्लोज कर दिया। हट जाओ, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, और सेम अपने रियल पेमेंट में आते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी तक ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना होगा क्लास का। क्लास कहाँ गया, ये रहा इम्प्लीमेंट्स, पेमेंट, और हमने ओवरराइड तो ऑलरेडी कर ही रखा है पेमेंट को। कहाँ गया हमारा पेमेंट, ये हमने पे को कर रखा है, लेकिन इस पे लिख देते हैं रियल पेमेंट डन, है ना, ताकि पता चलेगा रियल पेमेंट डन हो गया। ये क्या हो गया, अरे यार, रुक जाओ, रियल पेमेंट डन, है ना। अब हम चाहते हैं कि बीन बने, तो प्रोडक्शन टाइम में इस वाले का बीन बने, और डेवलपमेंट टाइम में एक पेमेंट का बीन बने। तो वो उसको कैसे कर सकते हैं हम, वो कैसी चीजें, मतलब ये चीजें कैसे रिजोल्व होगी जब हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्ट होगा। तो स्प्रिंग बूट को कैसे पता कि कौन सा बीन कब बनना है, कौन सा पेज चल रहा है, उसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक कीवर्ड होता है प्रोफाइलिंग। क्या होता है, इन सबको हटा देंगे अभी, ये तो काफी मैसेज सा लग रहा है। वरना ये चीजें हम फेक वाले में भी रख देते हैं ना, ताकि उसको भी बुरा ना लगे। ये वाला रहने देते हैं बस, और इसको कंट्रोल फिक्स कर देते हैं, और अपने फेक में आते हैं, और ये चीजें पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक है। अब चलो ठीक है, मैं क्या बता रही थी कि रन टाइम में कैसे पता चलेगा कि मतलब प्रोडक्शन का फेज चल रहा है या फिर डेवलपमेंट वाला, कौन से बीन को बनाना है। तो उसके लिए कीवर्ड होता है प्रोफाइलिंग करके। ये क्या बताता है इसको, ये होता है प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम का होता है। इसमें हम अगर लिख दे कि हमारा कौन सा, ये वाला, ये वाला कब रन होना चाहिए, ये वाली क्लास जब भी हमारा डेवलपमेंट फेज चल रहा हो, है तो बस इतना लिख देंगे। और यहाँ पे रियल वाला, इसमें हम कंट्रोल जेड, मैंने हटा दिया था, यहाँ पे हम क्या रन करेंगे, कि प्रोफाइलिंग क्या, ये तब, ये कब, इसका बिन कब बनना चाहिए, जब हमारा प्रोडक्शन फेज चल रहा है ना, तब प्रो लिख देंगे, प्रोड, है ना। और अपने फेक वाले में आते हैं, और इसमें हमने ये तो लिख दिया, लेकिन ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि इसका बीन बने प्रोडक्शन डेवलपमेंट टाइम में, तो इसके लिए हमें एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखना होगा। तो ये वाला फेज लिख देते हैं। और हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन वाला भी लिख देते हैं, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। और इसका भी वो क्या है, प्रीफिक्स क्या था, ये भी सेम ही प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं पेमेंट का, है ना। देख सकते हैं डेवलपमेंट में हमने दो प्रीफिक्स बनाई है, एक डेवलपमेंट का है, इसमें भी इसमें समय पेमेंट पेमेंट लिखा हुआ है। ठीक, अब समझ आ गया कि क्लियर, बस हमने क्या लिख किया, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कि दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई, और हमने बस प्रोफाइल में स्पेसिफाई कर दिया कि जब प्रोडक्शन वाला चल रहा हो तो ये वाला बीन बनाना, अदरवाइज ये इसका बीन बनाना है। अब ये चीजें स्प्रिंग बूट का काम है कि वो कैसे समझता है, इसका बीन बनाते टाइम वो इस प्रोफाइल को देखेगा, और वो देखेगा कि अभी पेज कौन सा चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को कॉल करेगा और उस बीन को क्रिएट करेगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं अपने मेन क्लास में, और इसका एक
मेन मेथड बनाते हैं, मतलब इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट हो गया बस। बीन तो हमने गेट कर ही रहे हैं, उस बीन से उसके मेथड को कॉल कराते हैं, पे मेथड को, हमारा पेमेंट, पेमेंट डॉट पे मेथड को कॉल करेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसको हम हटा दे, क्या रहने देते हैं, ये भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कॉल हो रहा है। एक सेकंड, हम अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आके देख लेते हैं कि किस पे सेट है, प्रोडक्शन पे सेट है, तो प्रोडक्शन पे सेट है तो किसका कॉल होना चाहिए, रियल पेमेंट कॉल होना चाहिए। और प्रोडक्शन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको रन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन वाले को चेक कर। अगर मैं यहाँ पे डेव लिख दूं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डेव के एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज को तो कॉल करेगा ही करेगा, साथ में इसे ये भी फेक पेमेंट को कॉल करेगा। इसे पता है डेवलपमेंट पे चल रहा है, तो मुझे रियल वाले पेमेंट को नहीं करना है, मुझे टेस्टिंग फेज, मतलब ये फेक पेमेंट को कॉल करना है, रियल पेमेंट को कॉल नहीं करना है। तो ये भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एरर आया है, ये एरर किस लिए आया है, नो क्वालिफाइंग बिन ऑफ टाइप रियल पेमेंट। रियल पेमेंट का कोई बिन नहीं बना है, नो क्वालिफाइंग बिन ऑफ टाइप रियल पेमेंट। अभी तो रियल पेमेंट का बिन चला था। हमने क्या किया यहाँ पे, अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आके हमने डेफ सेट किया है, और रियल पेमेंट पे हमने इसका प्रोडक्शन के टाइम, इसका बीन बनाने के लिए एलिजिबल भी कर दिया और इसको प्रेफिक्स भी दे रखा है। पेड पेमेंट में हमने क्या किया है, डेवलपमेंट लिखा है, पेमेंट लिखा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज पे सेट कर रखा है। स्ट्रिंग पेमेंट प्रोवाइडर रिट्राई गेट पेमेंट, सेट पेमेंट गेट रिट्राई, और एक फेक पेमेंट को कॉल कर रहे हैं, पेमेंट को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही, एक बार और रन करके देखते हैं तो। पेमेंट क्वालिफाइंग बीन पेमेंट, ऐसा क्यों बोल रहा है ये, हमने किया था रियल पेमेंट के ऊपर ये एट कंपोनेंट, और इसके ऊपर भी किया, तो इससे क्या है, चैट जीपीटी बताएगा। तो छोटे मोटे इशू आ रहे हैं ये, जो कि एक एप्लीकेशन बिल्डिंग का पार्ट होता है, इसके बिना तो कोई एक एप्लीकेशन अधूरा है। द एरर मीन्स Spring did not create real payment bean, but you are trying to create one. ओके, नहीं, नहीं मतलब पेमेंट, अच्छा ये तो मुझे समझ में आ गया। Why does this happen? Usually one of these reason profile is preventing bean creation, most likely even if your class is production लिखा हुआ and you are running with, नहीं, प्रोडक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, this way missing component real payment, ये सारी चीजें कर रखी है हमने वैसे तो। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो, ये हमारा एप्लीकेशन डॉट डेव है ना, और इसमें हमने डेव से रिलेटेड चीजें लिखी और अपने फेक पेमेंट में आए, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि प्रोफाइलिंग क्या है, डेव है ना। अब तो वहां भी कुछ नहीं, यहाँ पे तो ठीक ही है, और रियल पेमेंट में भी हमने प्रोडक्शन लिखा ही है। फिर इसी क्या रहा, मेन में चलते हैं। फिर हम अपने प्रॉपर्टीज में जाके इसको प्रोडक्शन पे काम कर रहा है ये,
डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? अगर इसको आए और यहाँ पे रन करें तो ये रन हो जा रहा है। देखो प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, ये डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम है इसे? इसको यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि वाई नॉट वर्किंग विद डेवलपमेंट, वाई नॉट वर्किंग विथ डेव, इट वर्किंग विथ कोड के साथ तो काम कर रहा है, डेव के साथ काम नहीं कर रहा है। वाइस so from what you have shown, fake payment is correct. The reason it work with fraud but not is almost certainly that dev profile is not actually active. तो एक्टिव है तो dev is active. एक और चलते हैं अपने dev पे और इसको सॉरी डेव पे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे चलते हैं। ओके सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, नहीं अभी तो मैंने चेंज किया, डेव पे काम नहीं करा था तभी तो चेंज किया था मैं। अनएक्सपेक्टेड एरर्स टेकिंग टाइम, देख देते हैं लास्ट टाइम देख रहे इट इज सेट ऑन डेव। ये छोटे छोटे एरर है जो फिर देखने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लेके। बाकी आइडिया समझ, मतलब आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसी चीजें हम कॉन्फ़िगर करते हैं प्रोडक्शन टाइम में, टेस्ट टाइम में। कुछ नहीं, बस दो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल बनाओ स्पेसिफिक फेज के हिसाब से, और देन उसके बाद वहां पे जस्ट प्रोफाइल एट द रेट का यूज करके, प्रोफाइल एनोटेशन का यूज करके उसमें अपने फेज का नाम लिख दो, वो अपने आप बीन क्रिएट हो जाता है अपने प्रोडक्शन टाइम पे, चाहे जो भी चल रहा है। The important thing is that Spring Boot started successfully. Their profile is active. It was created, but the exception happened after startup. It's your own code. No qualifying bin क्यों? This does not mean their profile is not working. इसका मतलब होता है कि your code is especially asking Spring for real payment bin, but under the dev profile that bin does not exist. For example, if your main is, नहीं हम ऐसा तो नहीं करते, फेक पेमेंट, जेल पेमेंट, तो द करेक्ट अप्रोच क्या हो सकता है? पेमेंट का हमने बनाया इंटरफेस और यहाँ पे पेमेंट ऐसे ही करते हैं हम तो। प्लीज पेस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन डॉट जावा। अरे यार ठीक है कोई नहीं। ओके से इसे दिख गया, योर कोड से हमने रियल पेमेंट लिखा है कहाँ पे? वो गाइस सेट यार, हमें पेमेंट लिखना था, हमने रियल पेमेंट का क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? इसने रीफैक्टर कर दिया था। हमने वहां पे जब हमने अपने इस क्लास का नाम चेंज किया था तो हमने रीफैक्टर किया था, बस जहां जहां पेमेंट लिखा था वहां उसने रियल पेमेंट लिख दिया था, इस वजह से एरर आ रहा है। अब दूसरी एरर आ रही है। अच्छा पेमेंट में इनका वेरिएबल नहीं है तो इनको हटा देते हैं। ठीक है अब रन करते के देखते हैं अब हमारा ढेर आ रहा है, नो क्वालिफाइंग बी, अच्छा रियल पेमेंट अवेलेबल। अच्छा यहाँ पे भी हमने रियल पेमेंट का ही होगा ना, बस थोड़ा और पेशेंस गाइस। देखो फेक पेमेंट डन हो गया, मतलब हम यहाँ पे बस वो नेमिंग इशू था, वो तो इसमें लॉजिक क्लियर है, आइडिया यही है, वो थोड़ा मेरे साइड से मिस्टेक था कि मैंने यहाँ पे रिफैक्टर किया था तो हर जगह हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम पेमेंट का यूज कर सकते हैं, वहां पे हम मतलब रन टाइम में से पता चल जा रहा है कि कौन सा फेज यूज हो रहा है, मतलब कौन सा फेज एक्टिव है, उस फेज के अकॉर्डिंग वो बीन भी फेच कर ले रहा है, कौन सी बीन को फेच करना है, प्रोडक्शन वाले को फेच करना है कि डेवलपमेंट वाले की।
और सेम उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज भी अपने आप कॉन्फ़िगर हो जा रही है। देख सकते हो कि कितना पावरफुल चीज है ये। मतलब पावरफुल क्या मतलब एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का यूज समझ आ गया। ये समझ आ गया कि हम चीजें प्रोडक्शन में ये सब चीजों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सब कुछ मिक्स ना करके एक स्मार्ट डेवलपर जैसे कैसे टेस्टिंग को अलग रख सकते हैं, प्रोडक्शन को अलग, और रन टाइम में हम चीजों को मैसी ना करें, वापस उससे कोड रिफैक्टर करने ना बैठे, उन सब चीजों को पहले ही हम कैसे हैंडल कर सकते हैं एलिगेंटली। और रन टाइम में कमांड लाइन के थ्रू चाहे यहाँ पे सेट करके, अदरवाइज कमांड लाइन के थ्रू भी हम यहाँ पे अपना बस प्रोफाइल इक्वल टू डेव, प्रोफाइल इक्वल टू प्रोड लिख दें तो वो पेज स्टार्ट हो जाता है। उस पेज के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉल होगी, तुम्हारे बीन्स कॉल होंगे। तो ठीक, ये चीजें काफी यूजफुल है। एक रियल एप्लीकेशन में ये सब चीजों का बहुत यूज होगा, तो हमें समझ आ गया कि ये जो हम इतने दिनों से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं वो किस लिए यूज होते हैं और क्या है। लास्ट चीज बच गई है बस। देखो, हाँ, आई नो कि थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया है, लेकिन कोई नहीं, जब पढ़ ही रहे तो अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। तो अभी तक एक प्रॉब्लम क्या है, अभी बताती हूँ थोड़ा सा, इसमें स्पेस थोड़ा स्पेस दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो, हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, इसको हटाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आईओसी कंटेनर को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब आईओसी कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट का वो तो ऑलरेडी इनबिल्ट स्टार्ट था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस से उसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आईओसी क्रिएट कर रहे हैं, और उससे हम गेट फेच कर मतलब बिन फेच कर रहे हैं, और बिन फेच करके फिर उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें बड़ी मैनुअल और हमारे स्प्रिंग कोड से रिलेटेड नहीं लग रही है क्या? हम स्प्रिंग यही करते थे कि आईओसी से अपने बीन फेच करो, मेथड कॉल करो। फिर स्प्रिंग बूट का क्या मतलब रहेगा? स्प्रिंग बूट का तो यही आइडिया है ना कि चीजें ऑटोमेट करो, ये चीजें मतलब खुद से आईओसी स्टार्ट ना करना पड़े, या फिर मेथड को कॉल करना है तो इस तरह नहीं करेंगे। तो आइडिया ये है कि हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम कभी भी चीजें प्रिंट करके कंसोल पे नहीं लिखते हैं। वहां पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है, और डायरेक्ट जिस पाथ के लिए आती है उस पाथ पे जाती है, और वहां से मेथड कॉल होकर डायरेक्ट वहीं से रिटर्न हो जाती है उसी सेम सर्वर पे, है ना? मतलब उसी सेम लाइन के थ्रू एचटीटीपी रिस्पॉन्स चला जाता है। तो ये चीजें हम कभी करते भी नहीं है रियल लाइफ में, मतलब अपने रियल एप्लीकेशन में। और अगर बाई चांस करना पड़ भी रहा है फॉर टेस्टिंग पर्पस, मान लो कि अगर मैं कुछ अपना कोई मेथड बना रही हूँ और मुझे टेस्ट करके देखना है कि वो काम प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब वो मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, टाइम तो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं भेजते रहेंगे ना। तो हमें चाहिए कि टर्मिनल से बात करें, लेकिन अगेन स्प्रिंग बूट इसको प्रेफर नहीं करता है, इसको अच्छा वे नहीं मानता है। उसके लिए अभी भी ये मैनुअल और स्प्रिंग कोर का लॉजिक है। तो हम स्प्रिंग बूट में हम इस तरह नहीं करते हैं। स्प्रिंग बूट का आइडिया ये है कि हमें कभी भी आईओसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आईओसी अपने आप रन होगा, उसको जो भी बनाने हैं बनाए, जैसे करना है करे। हम उससे जाके उससे इंटरेक्ट ना करें कि उसके आईओसी को क्रिएट करें और उससे बीन ले और फिर कॉल करें। तो स्प्रिंग बूट इस चीज को उतना प्रेफर नहीं करता है। तो उसका आइडिया है कि तुम इस तरह से आईओसी से इंटरेक्ट मत करो। ऐसे मत जाओ कि आईओसी से तुम बीन लेके आओ और उसको क्रिएट करो, मतलब उससे मेथड को कॉल करो। तुम इसको ऐसे ही रहने दो, आईओसी जैसे स्टार्ट होता है उसको वैसे ही होने दो। ऐसे मैनुअल मत करो, फिर कैसे करेंगे? अभी अगर डेवलपर को चेक करना है कुछ मेथड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, उसको देखना है टेस्ट करके, तो कैसे देखेगा? तो उसके लिए हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं। हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐप रनर करके बना देते हैं, ऐप रनर, है ना? ऐप रनर करके एक हमने ऐप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं कि जो ऐप रनर ही रहने देते हैं, मतलब रन करने के लिए हम बना रही है फाइल का, हमारा आइडिया क्या है इस फाइल का लिखने रन करने के लिए इसका क्लास में देते हैं। इधर आते हैं, मैं एक चीज बताती हूँ कि हमें स्प्रिंग बूट दो इंटरफेस प्रोवाइड करती है। स्प्रिंग बूट क्या प्रोवाइड करती है? हमें दो इंटरफेस प्रोवाइड करती है कंसोल से बात करने के लिए, मतलब अपने कोड को टेस्ट करने के लिए। एक है कमांड लाइन रनर, कमांड लाइन रनर इंटरफेस, ये इंटरफेस है, और दूसरा है एप्लीकेशन रनर, है ना? ये दो इंटरफेस हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करती है। हम ये इन इंटरफेस का यूज करके हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं, और मेथड को प्रिंट करके कंसोल पे देख सकते हैं। चलो इसको देखते कैसे करते हैं। कमांड लाइन रन ज्यादा, देखो दोनों में दोनों सेम चीजें हैं। दोनों में एक
कॉमन एक मेथड होता है रन मेथड नाम, रन से। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है कि ये रॉ स्ट्रिंग लेता है, मतलब हम कमांड लाइन से अगर कुछ स्ट्रिंग भेजते हैं तो वो डायरेक्ट स्ट्रिंग ले लेता है। और इसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट करके एक वो होता है, क्या बोल सकते हैं, क्लास जो भी कह लो, वो यूज करता है उसको स्ट्रक्चर वे में लेने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कमांड ये दोनों कमांड लाइन से ही इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें कहने का मतलब अगर मैं कमांड लाइन पे अगर कुछ मैं भेजती हूँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन के थ्रू, हेलो वर्ल्ड ऐसे करके, हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड, चाहे कुछ भी मैं लिख दूं, है ना, वो डायरेक्ट रो टेक्स्ट लेगा, स्पेस सेपरेट फॉर्म, स्पेस सेपरेट को अलग वर्ड मानेगा, और उनको इसको एक कमांड, इसको एक आर्ग्यूमेंट मानेगा, इसको एक आर्ग्यूमेंट, जो जितने भी जो कुछ भी ऐसे वो स्ट्रिंग लेता है। और इसके अंदर क्या होता है, हेलो, तो क्या होता है इसके अंदर एक एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट करके कुछ एक क्लास होती है, जो क्या करता है उसको हेल्प करता है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर वे में लिखने के लिए, स्ट्रक्चर करता है आर्ग्यूमेंट को, स्ट्रक्चर करता है, स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट आर्ग्स, हाँ स्ट्रक्चर आर्ग्स, ठीक समझ आया कि आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट भेजते हैं उसको स्ट्रक्चर करता है ये। तो बस आइडिया यही है थोड़ा सा, ये जो भी आर्ग्यूमेंट भेजते हैं उसको थोड़ा प्रॉपर थोड़ा अच्छे से समझता है और उसको लिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू ऐसे कुछ लिखती हूँ, पेमेंट ऐसे करके, पेमेंट रिट्राई ऐसे करके, रिट्राई, और ऐसे करके मैं कुछ वैल्यू भेज दूँ 5, है ना, आर्ग्यूमेंट के थ्रू, तो वो समझ सकता है। उसको ऐसा नहीं कि इसको एक स्ट्रिंग लेगा दूसरे को स्ट्रिंग लेगा, उसको फिर ये स्ट्रक्चर भी हमें समझ जाएगा कि अच्छा ये की है और इसको हमें इसमें इंजेक्ट करना है, या फिर ये थोड़ा मतलब ये आर्ग्यूमेंट भेजना चाहते हैं, समझ रहे हैं मतलब थोड़ा सा। अब ठीक है, इसके डिटेल में इतना नहीं जाते, समझते हैं। तो आइडिया ये है कि स्प्रिंग बूट क्या कहता है कि तुम आईओसी से इंटरेक्ट मत करो, इसकी अगर तुम्हें अपना मेथड टेस्ट ही करना है तो मैं तुम्हें वो इंटरफेस प्रोवाइड करता हूँ, उसका यूज करके तुम उसको देख सकते हो। तो एक का नाम है कंपाइल, इम्प्लीमेंट, जल्दी से करते हैं ये इम्प्लीमेंट, क्या है, कमांड, कमांड लाइन रनर, ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड आता है रन करके। तो हम यहाँ पे आते हैं और रन करके मेथड लिख लेते हैं, void पब्लिक, पब्लिक void रन करके एक मेथड आता है। ये आर्ग्यूमेंट इसका वो इनपुट कैसे दिखता है, मतलब ये पैरामीटर कैसे लेता है, ऐसे लेता है स्ट्रिंग, और ऐसे डॉट डॉट आर्ग्स, थोड़ा गलत हो गया, आई गेस 3 डॉट रहते होंगे, ठीक, हाँ 3 डॉट रहते हैं। तो स्ट्रिंग ऐसे ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट जाएगा, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना? तो वही है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा है, तो उसके उसको मतलब हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसको करने के लिए अगर हमें पेमेंट को कॉल करना है तो पहले उसको हमें यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं पेमेंट का वो बना देती हूँ प्राइवेट। आइडिया वही है, जैसे हम किसी किसी क्लास के मेथड को कॉल करना होता है तो हमें पहले उस क्लास को इंस्टॉल भी तो करना होता है, तभी तो हम उसके मेथड को कॉल सकते हैं। तो सिमिलर वही आइडिया है, बस डिफरेंस ये है कि ये हमारी जो क्लास है, अगर हमने कमांड लाइन को इंप्लीमेंट कर लिया है तो मुझे उस क्लास को रन करने के लिए, मतलब ये इसके मतलब ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, मुझे फिर इस क्लास को नहीं रन करना, मतलब इसकी बीन बना के मुझे इसके मेथड को कॉल नहीं करना होगा, इसके रन मेथड को। ये रन मेथड अपने आप जैसे ही हमारे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा, और जैसे कॉल होगा तो जो भी टेस्ट करना चाहे तो वो दिख जाएगा कमांड लाइन पे।
मतलब टर्मिनल पे। आइडिया यही है कि ये कमांड लाइन, ये जो क्लास है ये डिफरेंट क्यों है, स्पेशल क्यों है। बाकी तो आइडिया तो सेम ही है, पेमेंट। हम एक पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं, उसको इंजेक्ट करना है। हमें पता कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं। पब्लिक, हमारे इसका नाम क्या है, एफ रनर, और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, पेमेंट, सॉरी, पेमेंट, पेमेंट, और इसको इंजेक्ट कैसे करते हैं, दिस डॉट, कुछ नया नहीं कर रही मैं, पेमेंट, है ना। हमने इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो हो गई। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, मतलब मैं इस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, पेमेंट डॉट पे मेथड कॉल करना है। ठीक है, पेमेंट है, प्रिंट अपने आप कर दे रहा था, ये खुद ही प्रिंट हो जाएगा, मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना। और दैट्स ऑल। ये पेमेंट ऐसे तो दिखाई दे रहा है, पेमेंट, इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, और पेमेंट है। तो मैंने क्या किया, हाँ पहले रन करके देखते हैं, फिर थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, काम कैसा करना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक एप्लीकेशन रनर बनाया। मैंने क्या किया, मैं आईओसी से इंटरेक्ट नहीं कर रही, मैं वहां से बिन फेच करके मैं तो कॉल नहीं कर रही। मैंने इंस्टेड एक क्लास बनाई, उसको मैं वहां पे मैंने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, कमांड लाइन रनर। उसके में एक मेथड होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया मैंने, ओवरराइड किया। और उसमें क्या किया, मैंने अपना, मुझे जिस जिस भी क्लास को टेस्ट करना है तो मैं उस क्लास का ऐसे उस क्लास को इंजेक्ट करूंगी, उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करूंगी, और उसके मेथड को इस रन के अंदर, ऐसा हो सकता है कि मेरा दूसरा कोई क्लास हो, ऑर्डर क्लास है ना, उसके यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करूंगी उसमें, और उसका प्लेस ऑर्डर कॉल कर लूं मैं, है ना। तो मतलब मल्टीपल मेथड में यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल एक ही मेथड एक टाइम में टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल। तो सारे जो भी क्लास करनी है इंजेक्ट कर, और यहाँ पे उस मेथड को कॉल करो, और यहाँ पे आके बस अपने एप्लीकेशन को रन कर दो। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मेन हमारा क्लीन है। हम इससे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बीन बीन कुछ नहीं। हम देखते हैं ये काम कर रहा है। तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है ये, क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पे मेथड है ये प्रिंट कर रहा है। और अगर हम अपने यहाँ पे चले, एडॉट रनर पे, तो यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, मतलब ये तो ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है कि मैं इसको प्रिंट करूँ। ये रिटर्न प्रिंट नहीं होगा, लेकिन क्या वो कुछ तो बोला है, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन यूजिंग जावा पीवाईडी। अरे प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। हमारा डेट प्रोफाइल एक्टिव है, ठीक है, चलना चाहिए ना तुम्हें, क्यों नहीं चला, मतलब ये प्रिंट क्यों नहीं गया। पेमेंट, पेमेंट ऐप रनर, जल्दी से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या ओके, सॉरी गाइस, सो सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसको पीडी नहीं बना रही, मतलब ठीक है, हमने एप्लीकेशन बनाया और इसमें चीजें लिखी, लेकिन आईओसी कैसे पता कि मतलब इस क्लास मतलब ऊपर से इसका बीन तो बनना चाहिए ना, ताकि इसका बीन बने तभी तो इसके अंदर के जो भी मेथड है वो अपने आप कॉल होंगे। जब इसका बीन ही नहीं बना है तो ये कॉल कैसे होगा। फिर वो सिली मिस्टेक करते हैं यार। जब हम कुछ भी अगर खुद से उसको नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, इसके मेथड पे कॉल नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स एटलीस्ट बीन में आईसी को बोलना चाहिए कि तुम हैंडल कर लो। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम खुद से ही कर रहे हैं ना, आईसी को ही बता रहे हैं ये बीन बनने के लिए रेडी है, इसका बीन बनाओ। ठीक, तो प्रॉब्लम समझ आ गया ये, क्योंकि इसका बीन बनेगा तभी तो इसके मेथड्स कॉल होंगे, भले ही ऑटोमेटिक हो, लेकिन इसके बीन तो बनने चाहिए ना। ठीक है, तो हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दिया। अब क्या होगा, आईओसी मतलब हमारा जो स्प्रिंग होगा इसको देखेगा, इसका बीन बनाएगा, और बाकी ये मेथड अपने आप ऑटोमेटिक रन हो जाएगा।
अब इसको चला के देखते हैं। देख सकते हो हमारा डेप्थ पे सेट है, हमारा जो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोफाइल कौन सा एक्टिव है, डेप्थ प्रोफाइल एक्टिव है, इसलिए हमारा पेज सेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रो, प्रोडक्ट प्रोडक्शन का प्रोफाइल सेट कर दें तो प्रोडक्शन हमारा चलेगा। मतलब आइडिया समझ आ गया। ठीक है, अब देखो रियल पेमेंट डन। आइडिया यही है कि बाकी एप्लीकेशन का तो समझ में आ गया, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का क्या यूसेज है, और हम डिफरेंट पेजेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम, मतलब बीन्स भी हम पेज स्पेसिफिक बन सकता है प्रोफाइलिंग का यूज करके। हम यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी अलग कर सकते हैं, और बाकी अगर इसके अलावा भी हमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है जो कि हमारा पर्सनल है, या फिर हमें बाद में कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, तो हम बाहर से भी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो हम तब से जो इंटरेक्ट कर रहे थे आईओसी से, और उसके बीन के थ्रू हम बीन फेच करके और उसके मेथड कॉल कर रहे थे, वो वैसा ना करके हमने एक लास्ट में देखा कि आइडियल स्प्रिंग बूट का एक स्प्रिंग बूट कहता है कि ये आइडियल वे नहीं है, तुम ये यूज करो। एक मतलब दो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर करके है, और तुम उसका यूज करो। उसमें एक रन मेथड होता है, उसमें जो भी मेथड डालोगे मैं अपने आप रन कर दूंगा, तुम्हें रन करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें खुद से बीन पेज करके मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम यहाँ पे लिख दो, मैं उन सबको रन कर दूंगा, और जो भी आउटपुट है तुम अपना देख लेना। और आइडिया क्या है कि हाँ ठीक है, ये अपने आप में इंस्टॉल हो जाएगा, और इसका हम चाहते हैं कि आईओसी एटलीस्ट इसका देखे और इसको रन करें, तो इसका हमें बिन बनाना होगा। दैट्स ऑल। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आज काफी हमने इंफॉर्मेटिव चीजें देखी जो कि काफी यूजफुल होने वाली है हमारे रियल डेवलपमेंट लाइफ में। तो ठीक है, आज के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये फर्स्ट तो लगते हैं। ओके, बाय गाइस।